अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ज़मीनेशन। कोरल ड्रॉ X7 के फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास चंद डेफिनेशंस आ जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकती हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास कुछ आएंगी, जैसे कि ग्राफिक्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं। दो किस्म की हमारे पास तस्वीरें होती हैं। एक को बोला जाता है रेस्टर इमेज और एक को बोला जाता है वेक्टर इमेज। रेस्टर इमेज और वेक्टर इमेज। रेस्टर ग्राफिक या रेस्टर इमेज इस तरह की तस्वीरों को बोला जाता है जो कि तस्वीरें पिक्सल से मिलकर बनती हैं। पिक्सल्स हमारे पास छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं स्क्रीन के ऊपर। जब भी आप किसी तस्वीर को बहुत ज्यादा जूम कर देते हैं तो आप अक्सर कहते हैं कि पिक्सल फटे नजर आ रहे हैं। बेसिकली आपको उस तस्वीर के पिक्सल्स नजर आना शुरू कर देते हैं। हर तस्वीर छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनती है और रेस्टर इमेजेस को या रेस्टर ग्राफिक को आप बिट मैप्ड इमेज भी बोल सकते हैं। ऐसी तस्वीरें जो कि पिक्सल से मिलकर बनती हैं उनको आप रेस्टर ग्राफिक बोलते हैं। रेस्टर ग्राफिक के बाद हमारे पास है वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक ऐसी तस्वीरों को बोला जाता है जो तस्वीरें किसी लाइन से मिलकर बनती हैं या किसी शेप से मिलकर बनती हैं। आप इन तस्वीरों को जितना मर्जी जूम कर दें, इनके पिक्सल्स आपको नजर नहीं आएंगे। जैसे कि नीचे एक एप्पल की आपको एग्जांपल दी हुई है, हमने एप्पल को जूम कर दिया है तो कोई हमें यहाँ पे पिक्सल नहीं नजर आ रहा। यानी जो लाइंस की मदद से तस्वीरें बनेंगी उनको हम वेक्टर ग्राफिक बोलेंगे और जो पिक्सल से मिलके बनेंगी उनको हम रेस्टर ग्राफिक बोलेंगे। जो हमारे पास कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर है ये वेक्टर इमेजेस का सॉफ्टवेयर है, यानी कि इस पे जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सारी वेक्टर इमेजेस कहलाएंगी। और फोटोशॉप हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर रास्टर इमेज या रेस्टर इमेजेस बनती हैं या एडिट होती हैं। तो कोरल ड्रॉ वेक्टर इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है और फोटोशॉप रेस्टर इमेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास दो किस्म के कलर्स मौजूद होते हैं। एक को बोलते हैं RGB और एक को बोलते हैं CMYK। ये दो किस्म के कलर्स हमारे पास कंप्यूटर के अंदर यानी कि डिजिटल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। जितने भी दूसरे कलर्स हमारे पास आएंगे वो इन तीन कलर से मिलके ही बनेंगे। और फिर आता है CMYK। CMYK के अंदर चार कलर्स मौजूद होते हैं, सायन, मैजेंटा, येलो और की। सायन कलर थोड़ा ब्लू होता है, मैजेंटा पिंकिश यानी पर्पल होता है, येलो और की जो होती है वो होती है ब्लैक कलर। यानी जितने भी आपके पास दूसरे कलर्स बनेंगे वो इन चार कलर से मिलके बनेंगे। अब इन दोनों कलर्स का क्या काम है, कहाँ आप RGB कलर इस्तेमाल करेंगे और कहाँ आप CMYK इस्तेमाल करेंगे। अगर तो आपने कोई इमेज बनानी है जस्ट कंप्यूटर में रखनी है, यानी कि फेसबुक वगैरह पे लगा देनी है, कोई सोशल मीडिया के आइकन्स बनाने हैं, यानी कि कंप्यूटर तक की बात हो रही है, प्रिंट आउट आपने नहीं निकालना, तब हम RGB कलर इस्तेमाल करेंगे। RGB कलर तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप अपनी इमेजेस को कंप्यूटर या वेबसाइट के लिए बनाते हैं। और CMYK कलर्स तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने फ्लेक्सिस का प्रिंट निकालना होता है या पेजेस का प्रिंट निकालना होता है, तब हम CMYK कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद हों तब आप RGB कलर्स का इस्तेमाल करेंगे और CMYK कलर्स का आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप कोई प्रिंट आउट निकालेंगे, यानी कि फ्लेक्सिस निकालेंगे। बाज़-औक़ात होता ऐसा है कि हम RGB का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसका जब प्रिंट आउट लेते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये प्रिंट आउट हूबहू वैसा नहीं है जैसा हमें स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था। वजह ये होती है कि रेड, ग्रीन और ब्लू यानी कि RGB कलर्स ऐसे कलर हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब आप प्रिंट निकालते हैं तो वो सेम तरीके से डुप्लीकेट नहीं कर पाता कलर्स आपका कंप्यूटर। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास कोरल ड्रॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कोरल ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तस्वीरें लाइंस और शेप्स या कर्व से मिलकर बनती हैं। पहला वर्जन इसका 1989 में रिलीज किया गया था और अब काफी सारे वर्जन इसके आ चुके हैं। और जब भी आप कोरल ड्रॉ की फाइल को सेव करते हैं वो .cdr की एक्सटेंशन में सेव की जाती है। अब हम आ जाते हैं अपने कोरल ड्रॉ के बेसिक इंटरफेस की तरफ, यानी कि जब हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो हमारे पास किस तरह की स्क्रीन आती है और किस चीज का क्या क्या नाम है। आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो कोई चीज अगर यहाँ से गायब हो जाती है तो आप उसको नहीं ला सकते वापस, जब आपको नाम का ही नहीं पता होगा। हमारे पास जब हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो ये आपको बेसिक इंटरफेस दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाली जो बार है जहाँ पे लिखा है कोरल ड्रॉ X7, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है और फाइल का नाम भी लिखा हुआ है, जहाँ पे इस फाइल का नाम है अनटाइटल 1 यानी टाइटल बार है। जो इससे नीचे वाली बार हमारे पास मौजूद है जहाँ पे लिखा है फाइल, एडिट, व्यू,
इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इसको मेन्यू बार बोला जाता है। मेन्यू बार के नीचे एक बार होती है जहाँ पे हमें प्रिंट, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट का बटन मिलता है। यहाँ पे जूमिंग 100% लिखा हुआ है, स्नैप टू, ग्रिड लाइंस, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर मौजूद होती हैं। तो नीचे वाली बार का नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। उससे नीचे हमारे पास एक बार है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। जो भी हम टूल सेलेक्ट करेंगे या कोई पेज वगैरह सेलेक्ट करेंगे, उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी। वो हम आगे जाके देखेंगे चीजों को। जस्ट आपने इसका नाम याद रखना है, ये है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के बाद यहाँ पे आपको इस तरह के टैब्स दिखाई दे रहे हैं। वेलकम स्क्रीन है और अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स टैब। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो सारे टूल्स हमें दिए हुए हैं, इसके अंदर पिक टूल होता है, शेप टूल है, जूम इन है, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल, ये सारे टूल्स हैं। इसको हम टूल बॉक्स भी कह सकते हैं और टूल बार भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 किस्म के रूलर्स मौजूद होते हैं। ये स्केलिंग का काम करते हैं। इसके थ्रू आप चीज़ों को नाप सकते हैं कि आपने किसी शेप को कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। ये 2 किस्म के रूलर्स हमारे पास दिए हुए हैं, एक ऊपर दिया हुआ है और एक उल्टे हाथ की तरफ दिया हुआ है। ये रूलर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है पेज फ्लिपर। एक से ज्यादा पेज आप बना सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ पे अभी 1 of 1 है, इसका मतलब है एक पेज बना हुआ है। अगर यहाँ पे आप जितने मर्जी पेज ऐड करते रहते हैं तो यहाँ पे 1 of 3, 1 of 5 सारे पेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसको हम पेज टैब बोलते हैं। यहाँ पे फिलहाल पेज 1 आ रहा है। अगर आपने एक से ज्यादा पेज बनाए हुए हैं, पेज 1, 2, 3, 4, सारे पेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास डॉकर्स कहलाते हैं। ये जो आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉकर्स बोलते हैं। ये हम आगे करेंगे कि इनका क्या काम होता है। यहाँ पे शेप का डॉकर होता है, टेक्स्ट का डॉकर होता है, काफी सारी हमें चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके साथ कलर पैलेट मौजूद है। कलर पैलेट है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी शेप के अंदर कलर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो एक बार है, इसको हम डॉक्यूमेंट पैलेट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट पैलेट का ये काम होता है, जो इस फाइल के अंदर अंदर हम कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे कलर्स यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं अगर एक शेप ले लेता हूँ, उसके अंदर 4-5 कलर कर देता हूँ, तो वो 4-5 कलर यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो बार है, इसको स्टेटस बार बोला जाता है या स्टेटस बार भी कह सकते हैं। स्टेटस बार का काम ये होता है कि हमें ये बताता है कि कलर कौन सा चूज किया हुआ है, कौन से पेज पर काम हो रहा है, किस कोऑर्डिनेट पर हम हैं। ठीक है, ये सारी चीजें स्टेटस बार हमारी बता रहा होता है। और ये वाली जो 2 बार्स हैं, इनको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो पेज को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ मूव करवाने के लिए काम आता है। कि पेज अक्सर हम इतना जूम कर देते हैं कि वो हमें सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही होती, तो हम स्क्रॉल बार की मदद से पेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। और ये जो बीच में आपको एक पेज दिखाई दे रहा है, इसको हम कैनवस बोलते हैं या वर्किंग एरिया भी इसको बोल सकते हैं। कैनवस के ऊपर हम कोई भी चीज ड्रॉ करेंगे, उतना ही हमारे प्रिंट के अंदर शो होगा, इससे ज्यादा शो नहीं होगा। हम शेप को बाहर भी रख सकते हैं कैनवस से, लेकिन फिर वो हमारे प्रिंट में नहीं आएगी। तो जरूरी ये है कि आप सारी चीजें कैनवस में रखें, क्योंकि A4 अभी हमने साइज दिया हुआ है पेज को, या लेटर दिया होगा आपने, तो वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। बीच में कैनवस का साइज आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं, तो आपने सारा काम ना इस स्क्वायर के अंदर अंदर ही करना है। ये सबसे अच्छा तरीका हमारे पास मौजूद है। जो हमारे पास यहाँ पे टूल बॉक्स में टूल्स मौजूद होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का नीचे एरो बना हुआ है हर टूल के साथ। तकरीबन हर टूल के साथ ही है, इसके साथ नहीं है। इसी तरह बाकी सबके साथ मौजूद है और इसके साथ भी नहीं है। इनको बोला जाता है फ्लाई आउट। आप इस पर लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे तो देखेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। यानी कि इस टूल के अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊं और लेफ्ट क्लिक दबा के रखूं तो इस वाले टूल में भी 2 टूल मौजूद हैं, इस वाले टूल में इतने ज़्यादा टूल्स मौजूद हैं, इस वाले टूल में ये 2 चीज़ें मौजूद हैं। इनको बोला जाता है फ्लाई आउट। फ्लाई आउट का मतलब है बाहर उड़ के ये आ जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। फ्लाई आउट बोला जाता है इसको। अब मैं एक बार कोरल ड्रॉ को ओपन करता हूं, ताकि आपके सामने स्क्रीन आ जाए और आपको पता लग जाए कि कोरल ड्रॉ जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। इस स्क्रीन का नाम होता है वेलकम स्क्रीन। ये बात आपने याद रख लेनी है कि इस स्क्रीन का नाम क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेफ्ट बार है, जहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, नीचे वर्क स्पेस, व्हाट्स न्यू, नीड हेल्प, गैलरी अपडेट वगैरह। और राइट साइड के ऊपर इसी की ऑप्शन आती रहेंगी। यानी कि गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगी। व्हाट्स न्यू पे अलग आ जाएंगी। सबसे पहले अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स नया बनाना चाह रहे हैं, यानी कि पेज हम नया बनाना चाह रहे हैं, हमने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद वो हमसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है। आपने नाम दे देना, जैसे मैं अपनी फ़ाइल का नाम लिख रहा हूँ
जेमिनेशन। उसके बाद प्रीसेट डेस्टिनेशन कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट ही रखें आप। पेज का साइज़ सबसे पहले लेटर दिया होता है, ये आपने याद रख लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पेज का साइज़ होता है वो होता है लेटर। आप इसको A4 भी कर सकते हैं या टैबलॉइड वगैरह जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप वो यूज़ करें। मैं A4 रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई पेज की और ये आ गई हाइट। हम यहाँ पे मिलीमीटर की जगह इंचेस रखेंगे क्योंकि इंचेस के अंदर नापना ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप सबसे पहले इसको इंच कर लें। फिर उसके बाद कितने पेजेस आपने बनाने हैं, यहाँ पे 1 पेज है, आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद कलर्स की बात हुई, CMYK या RGB, इन दोनों के बारे में आपको बेहतर पता है कि इन दोनों में से कौन सा कलर आपने रखना है। RGB कलर आप तब रखेंगे जब आपने सिर्फ कोई वेबसाइट के लिए कोई तस्वीर वगैरह बनानी है, कोई पोस्टर ड्रॉ करना है। और CMYK आप तब रखेंगे कलर जब आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, यानी ब्रोशर वगैरह प्रिंट करना है, कोई इश्तिहार प्रिंट करना है, तो उसके लिए CMYK। फ़िलहाल मैं कंप्यूटर में रखने के लिए एक चीज़ बना रहा हूँ तो RGB का इंतखाब करूँगा। उसके बाद रेंडरिंग रेजोल्यूशन 300 DPI। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। जितनी ज़्यादा ये होंगे, जैसे कि अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ, उतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा कोरल ड्रॉ उसको देर से रेंडर करेगा, हैवी आपकी फ़ाइल हो जाएगी। तो हम इसको 300 ही कर देते हैं जो पहले से होती है, और फिर इसके बाद यहाँ से कर देते हैं ओके। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। गेट स्टार्टेड में ही न्यू डॉक्यूमेंट तो हमने देख लिया है। उसके बाद है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट वो चीज़ें होती हैं जो पहले से बनी पड़ी होती हैं, सिर्फ आप उनको यूज़ कर सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो इसके बाद हमें काफ़ी सारी तस्वीरें बनी पड़ी यहाँ दिखाई जाएंगी। इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। ये काफ़ी सारी देखें चीज़ें बनी हुई हैं, ब्रोशर्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं। इस पे हम इसको चूज़ कर लेते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं और जैसे ही डबल क्लिक हम करेंगे ये पूरा कार्ड जो होगा जैसा ये बना हुआ है वैसे ही हमारे सामने आ जाएगा। इसके अंदर हम जस्ट चेंजिंग वगैरह कर लेंगे। विजडम टूथ लिखा हुआ है, इसकी जगह अपना नाम वगैरह आप लिख सकते हैं। तो टेम्पलेट का ये फ़ायदा होता है कि बनी बनाई चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट भी हमने देख लिया। यहाँ पे है ओपन अदर। ओपन अदर पे क्लिक करते हैं तो कोई फाइल जो आपके कंप्यूटर में पहले से पड़ी होगी कोरल ड्रॉ की, आप उस पर जस्ट यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। यानी कि पहले से बनी पड़ी फाइल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे ओपन अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वेलकम स्क्रीन पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो गेट स्टार्टेड के नीचे है वो है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस तो पहले आप ये समझ लें कि वर्क स्पेस होती क्या है। जो भी कोरल ड्रॉ पे जो फंक्शन जहाँ पे मौजूद है, जिस तरह से मिसाल के तौर पे आपका एक ऑफिस है, आपने कहीं पे टेबल रखी है अपनी मर्जी से, कहीं पे चेयर रखी हुई है, कहीं बोर्ड लगा हुआ है, कहीं आपने प्रिंटर रखा है, कहीं कंप्यूटर रखा हुआ है, तो आपके पूरे ऑफिस की अरेंजमेंट को, तरतीब को हम वर्क स्पेस बोलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से आपने अपनी क्लासरूम को सेट किया हुआ है इसी तरह दूसरा बंदा भी सेट करे। हो सकता है कि आपने अगर लेफ्ट साइड पे कुर्सी रखी है तो दूसरा बंदा राइट साइड पे रखे। आपने अगर व्हाइट बोर्ड थोड़ा ऊपर करके लगाया हुआ है तो दूसरा बंदा थोड़ा नीचे करके लगाए, तो इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। कोरल ड्रॉ के अंदर भी वर्क स्पेस का मतलब ये होता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है। जिस तरह आप देखते हैं कि राइट साइड पे कलर का पैलेट मौजूद होता है, प्रॉपर्टी बार होती हैं, टूल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये सारी वर्क स्पेस कहलाएगी, यानी कोरल ड्रॉ की बेसिक सेटिंग कहलाएगी। वर्क स्पेस कितने तरह के होते हैं? जो पहला वाला वर्क स्पेस है वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वो वाला वर्क स्पेस है जो हम यूज करेंगे, यानी कि ये जो हमने तरतीब देखी थी इंटरफेस के अंदर कि कलर पैलेट राइट साइड पे मौजूद है, प्रॉपर्टी बार है, मेन्यू बार है, ये सारी चीजें डिफॉल्ट, तो हम डिफॉल्ट को यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे लाइट को भी देख लेंगे, क्लासिक को भी देख लेंगे, एडवांस, इलिस्ट्रेशन, अडोब इलिस्ट्रेटर, ये क्या चीजें। सबसे पहले हम करते हैं क्लिक लाइट के ऊपर। लाइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वर्क स्पेस आपकी लाइट हो गई। अब ये लाइट हमने यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद दोबारा आप गेट स्टार्टेड पे जाएं और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। फिर आप यहाँ से इन चीजों का इंतखाब करें और फिर ओके पे क्लिक कर लें। अब ये आप सारी अरेंजमेंट्स को देखें कि यहाँ पे टूल्स आपके आ गए। टूल्स यहाँ पे थोड़े से कम दिखाए गए हैं लाइट के अंदर, नहीं तो डिफॉल्ट के अंदर नीचे तक टूल्स होते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके अंदर देखें काफ़ी नाइफ भी नहीं आ रही, वर्चुअल सेगमेंट भी नहीं आ रहा, अरेजर भी नहीं आ रही। ये लाइट वाली आपकी वर्क स्पेस है, ठीक है। इसके अंदर बाकी तो तरतीब वैसे ही है जैसे कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट की होती है, लेकिन इसमें टूल्स जो हैं थोड़े से कम कर दिए गए हैं। इसी तरह दूसरी वर्क स्पेस हमारे पास है क्लासिक। क्लासिक वर्क स्पेस का मतलब है कि जिस तरह का आपका कोरल ड्रॉ X6
X था, यानी कि X7 से पहले वाला वर्जन था, आपका X7 भी बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा। क्लासिक पे क्लिक करते हैं यहाँ से और फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड और फिर न्यू डॉक्यूमेंट। अब जो हम न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो अपना क्लासिक वर्क स्पेस के ऊपर बना रहे हैं। ओके किया तो यहाँ पे देख लें टूल्स थोड़े से ज़्यादा यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रहे हैं और बाकी थोड़ी सी कलर भी थोड़े से डिफरेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो तरतीब है, जो हमारे पास वर्क स्पेस है, टूल्स की जो तरतीब है, इसको हम बोलेंगे क्लासिक वर्क स्पेस। उसके बाद यहाँ से डिफॉल्ट तो आपने पहले ही देख ली, दोबारा देख लेते हैं। डिफॉल्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर गेट स्टार्टेड में जाते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट और फिर यहाँ से ओके। तो ये वाली जो वर्क स्पेस हम यूज़ करेंगे ये है डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस जो हम X7 के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांस्ड और नीचे इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा अगर आप काम करना चाह रहे हैं, कोई कवर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कोई मैगज़ीन, कोई ऐड बनाना चाह रहे हैं, कोई फ्लेक्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने टूल्स को उस तरीके से तरतीब दे सकते हैं। इलिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। इलिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे वापस जाते हैं और उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अपने पेज साइज़ वगैरह का इंतखाब करते हैं, लैंडस्केप रखना चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं, ये इन पेज की ओरिएंटेशन है और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें इलिस्ट्रेशन के अंदर नीचे सारे आपके कलर्स आ गए हैं। तो ये इलिस्ट्रेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट वर्क स्पेस होती है। यहाँ पे टूल्स भी देखें चेंज हो गए हैं थोड़े से और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैनेजर खुला आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इस तरतीब पे काम करना चाहते हैं, इस वर्क स्पेस पे काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस्ड के अंदर ही पेज लेआउट है, पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और फिर न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। सारी चीज़ों का इंतखाब करके ओके करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कलर उधर ही मौजूद हैं जहाँ होते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शन चेंज हो गई हैं। इस चीज़ को आप देखें, डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारे पास पेज लेआउट था। उसके बाद अदर के अंदर अडोब इलिस्ट्रेटर मौजूद है। ये भी एक किस्म की वर्क स्पेस है। बेसिकली अडोब इलिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि अडोब कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल कोरल ड्रॉ की तरह ही होता है। उसके अंदर भी चीज़ें बनती हैं, लोगोज वगैरह बनते हैं। जो लोग तो अडोब इलिस्ट्रेटर को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो इस पे क्लिक करके अपनी वर्क स्पेस को अडोब इलिस्ट्रेटर की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि सारे टूल्स उनको वैसे ही दिखाई देंगे जैसा कि उन्होंने अडोब इलिस्ट्रेटर के अंदर यूज किए थे। तो अडोब इलिस्ट्रेटर पे हमने क्लिक कर दिया, फिर गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। टूल्स थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं। यहाँ पे टूल्स देखें आपको कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, कलर भी इस तरह यहाँ पे ही मौजूद हैं। तो ये हमारे पास अडोब इलिस्ट्रेटर की तरह हमारा वर्क स्पेस बन गया है। जब भी हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो शुरू में वेलकम स्क्रीन जरूर आती है। ये वाली सारी स्क्रीन आपको वेलकम स्क्रीन नजर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोरल ड्रॉ ओपन करें और वेलकम स्क्रीन ना आए तो आप वेलकम स्क्रीन को बंद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। उसके बाद हम ऑप्शंस में चलते हैं, कंट्रोल जे दबाते हैं। कंट्रोल जे दबाने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। कोरल ड्रॉ की सारी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। हम यहाँ से सबसे ऊपर है वर्क स्पेस, इस पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे प्लस का साइन बना है, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जनरल के ऊपर आ जाएंगे। जनरल के ऊपर हम जैसे ही आएंगे यहाँ पे लिखा होगा गेटिंग स्टार्टेड और नीचे लिखा होगा ऑन कोरल ड्रॉ X7 स्टार्टअप, यानी कि कोरल ड्रॉ X7 जब स्टार्ट हो तो क्या आए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम स्क्रीन। अगर हम इसको कर देते हैं नथिंग, यानी कि कुछ भी ना आए, तो आप कोरल ड्रॉ जैसे ही ओपन करेंगे वेलकम स्क्रीन नहीं आएगी, फ़ौरन ही सामने आपके डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप वेलकम स्क्रीन को बंद भी कर सकते हैं और दोबारा भी ला सकते हैं। तो नथिंग करते हैं और इसके बाद ओके कर देते हैं। अब कोरल ड्रॉ को मैं बंद करता हूं और दोबारा कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि वेलकम स्क्रीन आ रही है या वेलकम स्क्रीन नहीं आ रही। तो देखें अब वेलकम स्क्रीन नहीं आई, एक बिल्कुल ही पूरा सॉफ्टवेयर खुल गया, कोई बीच में फाइल नहीं खुली हुई। अब आपको एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन मौजूद है, या कंट्रोल एन दबा दें कीबोर्ड से या इस पर क्लिक कर दें। तो देखें ये वाली फाइल बन गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेलकम स्क्रीन दोबारा वापस आ जाए तो आप कंट्रोल जे दोबारा दबाएं, आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शंस के अंदर दोबारा आप वर्क स्पेस पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस होगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरल में जाएंगे और ऑन कोरल ड्रॉ X7 स्टार्टअप आप यहाँ पे वेलकम स्क्रीन कर देंगे, यानी कि कोरल ड्रॉ जब स्टार्ट हो तो वेलकम स्क्रीन आए और इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप जब भी कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो वेलकम स्क्रीन ज़रूर आएगी। अब हमने ये सीखना है कि आप अपनी वर्क स्पेस को कैसे रीसेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल गलती से ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बार भी गायब हो जाती है, स्टैंडर्ड टूल बार भी चली जाती है, मेन्यू बार भी चली जाती हैं, या कलर पैलेट भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता, तो आप अपनी वर्क स्पेस को कैसे रीसेट कर सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक। यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे टिक लगा हुआ है, जिन चीज़ों पे टिक लगा हुआ है यानी चेक लगा हुआ है वो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। मेन्यू बार का टिक हटा देता हूँ तो देखें मेन्यू बार गायब हो गई। इसके बाद स्टेटस बार का टिक खत्म कर देता हूँ तो नीचे देखें स्टेटस बार भी गायब हो गई। इसके बाद टूल बॉक्स को कर देता हूँ, टूल बॉक्स गायब हो गया। इस तरह प्रॉपर्टी बॉक्स और फिर स्टैंडर्ड टूल बार। अब आप कैसे वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर ही मैं राइट क्लिक करके ये चीज़ें ला रहा था। स्टैंडर्ड टूल बार से ही आप चीज़ों को ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। अब इनको वापस लाने के लिए मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा। कंट्रोल जे दबाने के बाद सबसे ऊपर है वर्क स्पेस, इसमें जाऊंगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके अंदर जाऊंगा। उसके बाद मैं कस्टमाइजेशन में जाऊंगा। कस्टमाइजेशन के साथ प्लस है, इस पे क्लिक करूंगा। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन होगा कमांड बार्स का, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये सारी बार्स हैं जो गायब हुई हुई हैं मैं इनको टिक कर दूंगा। मेन्यू बार पे टिक किया, मेन्यू बार वापस आ गई। स्टेटस बार पे टिक किया, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार और यहाँ पे टूल बॉक्स, और यहाँ से ओके करें, ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी। दूसरा मेथड अपनी वर्क स्पेस को रीसेट करने का ये होता है, हम इस कोरल ड्रॉ को बंद करते हैं। आप F8 को दबा के रखें और कोरल ड्रॉ का जो आइकन है उस पर एक बार क्लिक करें तो वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट, और इस पे आपने कर देना है यस, यानी कि आपने F8 दबाए रखना है और फिर इस पे क्लिक करना है आइकन पे कोरल ड्रॉ के, तो आपकी हर चीज रीसेट हो जाएगी। कोरल ड्रॉ ऐसा हो जाएगा जैसे पहली दफा आप चला रहे हैं। तो यहाँ से वर्क स्पेस डिफॉल्ट चूज करके आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद इन चीजों को ओके कर दें, तो ये आपकी पूरी रीसेट हो गई है वर्क स्पेस। जरूरी नहीं है कि आइकन यहाँ पे मौजूद हो, आइकन आपके डेस्कटॉप पे ऐसे मौजूद होगा। आपने F8 दबा के रखना है और इस पे कर देना है डबल क्लिक और फिर आपने यस पे क्लिक करना है। वो आपसे पूछ रहा है कि ओवरराइट हो जाएगा, सारा काम रीसेट हो जाएगा, तो आप यस कर दें, तो फिर आपका कोरल ड्रॉ ऐसे ओपन होगा जैसे पहली बार ओपन हो रहा है। कोरल ड्रॉ में किसी फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ अपने कोरल ड्रॉ के अंदर किसी तस्वीर को ले आऊँ, तो इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल के अंदर जाएं। फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन मौजूद होगी। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी तस्वीर जहाँ भी वो पड़ी है, सी ड्राइव, वी ड्राइव, डेस्कटॉप पे, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। जैसे मैं इस तस्वीर को लाना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक किया और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक कर दें या इस पर डबल क्लिक कर दें और फिर इसके बाद आपके माउस का आइकन ऐसा हो जाएगा। आप फिर ड्रॉ कर लें यहाँ से या लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके कि कितनी बड़ी आपने तस्वीर लेके आनी है और फिर माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दें तो उतनी बड़ी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप उसको सेट कर लें। इंपोर्ट करने के लिए हम कंट्रोल आई की शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल आई दबाएंगे तो देखा ये दोबारा वापस आ गया ये स्क्रीन। इस पे मैं इस तस्वीर को लाना चाह रहा हूँ, इस पे किया डबल क्लिक और उसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें या डबल क्लिक कर लें, सिंगल क्लिक कर लें, तो ये वाली तस्वीर यहाँ पे वापस आ जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। अब फर्ज करें मैंने कोरल ड्रॉ के ऊपर ये पूरी फाइल बना ली है, ये सब कुछ मैंने बना लिया है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ JPG फाइल में या PNG फाइल में, ताकि हम किसी को ये फाइल सेंड कर सकें या डेस्कटॉप पे लगा सकें। तो आपने यहाँ फाइल पे जाना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। वो पूछ रहा है आपने कहाँ एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे नाम उस फाइल का रखेंगे जैसे कि ज़ेमिनेशन के बाद यहाँ पे आपने सेव एज टाइप है, सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे कि आप अपनी फाइल को किस में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कौन सी एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे JPG की एक्सटेंशन भी मौजूद है, PNG की एक्सटेंशन भी यहाँ पे मौजूद है, PSD मौजूद है। तो जिसमें आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। JPG पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है हमसे कि क्वालिटी आपने कैसी रखनी है। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे हाई है, मीडियम है, लोएस्ट है, यानी कि आपकी फाइल का साइज चेंज होता रहेगा। फाइल का साइज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है 6.22 MB। अगर मैं इसको लोएस्ट कर देता हूँ तो 712 KB हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को चूज कर सकते हैं, उसका साइज यहाँ से बड़ा या छोटा होगा। हाईएस्ट पे चले जाते हैं तो हाईएस्ट के अंदर इसका साइज बढ़ जाएगा, तो 6.22 MB हो गया और यहाँ से आप बस ओके कर दें तो आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी JPG के अंदर। अब मैं अपनी फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ ताकि बाद में इस फाइल को ओपन कर लूँ। तो यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन है सेव की, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना
चाह रहे हैं जैसे डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पे हमने फाइल को नाम देना है और नीचे सेव एज फाइल CDR कोरल ड्रॉ की एक्सटेंशन होती है और उसके बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लें तो फाइल ऐसे सेव की जा सकती है। अगर आपने इसी फाइल को कहीं दूसरी लोकेशन पे सेव करना है तो आप तब सेव एज की कमांड इस्तेमाल करेंगे। सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप इस फाइल की कॉपी जहाँ सेव करना चाह रहे हैं वो इंतखाब करें, फाइल नेम दें और यहाँ पे सेव कर दें तो वो उस जगह पे फाइल की कॉपी सेव हो जाएगी। सेव करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+S और Ctrl+Shift+S से सेव एज होता है। अगर आप एक न्यू फाइल बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से न्यू फाइल को बना सकते हैं या Ctrl+N भी कर सकते हैं या फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो आपसे पूछेगा आप किस साइज़ की न्यू फाइल बनाना चाह रहे हैं और फिर आपने ओके किया तो एक न्यू फाइल बन गई। Ctrl+N से भी आप एक फाइल को बना सकते हैं। अगर आप पहले से बनी पड़ी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फाइल पे जाएं और यहाँ पे ओपन की कमांड मौजूद है, Ctrl+O इसकी शॉर्ट की होती है। इस पे क्लिक किया, जो भी फाइल बनी पड़ी होगी आप उस पे क्लिक करके ओपन करेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगी। कोरल ड्रॉ की एक्सटेंशन होनी चाहिए फाइल की, वही फाइल ओपन होगी जो कोरल ड्रॉ में बनी होगी। एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल भी ओपन हो जाती है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है फाइल में। ओपन करने के लिए इस बार पे यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है ओपन का, आप यहाँ से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बार से भी आपकी फाइल ओपन हो सकती है। अगर आप अपनी फाइल को बंद करना चाह रहे हैं तो आप फाइल में जाएं और यहाँ पे क्लोज की ऑप्शन मौजूद है, क्लोज पे क्लिक करें तो फाइल बंद हो जाएगी। अगर काफी सारी आपने फाइल्स बनाई हुई हैं, जैसे मैं यहाँ पे काफी सारी फाइल्स बना लेता हूँ, Ctrl+N कर देता हूँ, फिर Ctrl+N कर देता हूँ, 3 यहाँ पे अनटाइटल्ड फाइल्स आपको बनी दिखाई दे रही हैं। सारी फाइल एक साथ बंद करना चाह रहे हैं, फाइल में जाएं, यहाँ पे क्लोज ऑल की ऑप्शन मौजूद है, क्लिक करें, सारी फाइलें एक साथ बंद हो जाएंगी। Ctrl+F4 अगर आप दबाएंगे तो एक एक करके आपकी फाइल्स बंद होती रहेंगी Ctrl+F4 से, और अगर Alt+F4 आप दबाएंगे तो कोरल ड्रॉ पूरा ही बंद हो जाएगा। तो Ctrl+F4 से प्रोग्राम ही बंद हो जाता है। जब भी आप एक फाइल पे काम कर रहे होते हैं तो कोरल ड्रॉ उसको साथ साथ खुद ब खुद भी सेव कर रहा होता है, चाहे आप सेव करें या ना करें। ये इसलिए होता है ताकि अगर आपका गलती से कंप्यूटर बंद हो गया या बिजली चली गई है तो आपकी फाइल महफूज रह सके। ये ऑटो सेव का फीचर होता है। आप ऑटो सेव टाइम को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। कैसे? आपने ऑप्शंस में जाना है, Ctrl+J दबा के। Ctrl+J में जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे वर्क स्पेस होगा, वर्क स्पेस पे यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे ऑटो बैकअप की ऑप्शन आ रही है और यहाँ पे 20 मिनट्स वो टाइम है जो पहले से सेट होता है कोरल ड्रॉ में। हम इसको 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। 5 मिनट किया तो हर 5 मिनट बाद आपकी फाइल सेव खुद ब खुद होती रहेगी। किस जगह पे सेव होती है? सी यूजर्स के अंदर ऐप डेटा है, लोकल है, टेम्प की कमांड, एक वहां पे मखसूस फोल्डर बना होता है जहाँ पे आपकी फाइल सेव होती है। तो ये आप पूरा पाथ देख सकते हैं कि टेम्प के अंदर आपकी फाइल सेव हो रही है। आप इसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक फोल्डर पे क्लिक करके ब्राउज पे जाएं। आप चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप पे आपकी फाइल सेव हो खुद ब खुद, तो आप डेस्कटॉप को चूज करके यहाँ से ओके कर दें। डेस्कटॉप का कोई फोल्डर जैसे ये चुन के यहाँ से ओके आप कर सकते हैं। अगर टेम्पोररी फोल्डर रखेंगे तो ये वहीं सेव होगी जहाँ पे कोरल ड्रॉ ने खुद चूज किया है वो कहाँ सेव हो रही है और फिर आपने ओके कर देना। आप पेजेस कैसे बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में, यानी कि एक ही फाइल हो और डिफरेंट पेजेस हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेज फ्लिपर है, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करें। ये जो प्लस बना हुआ है पेज के साथ, इस पे जितने क्लिक करते रहेंगे यहाँ पे उतने पेजेस आते रहेंगे। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। आप इन सारों पे डिफरेंट काम कर सकते हैं। फाइल एक रहेगी लेकिन पेजेस उसके डिफरेंट हो जाएंगे। मैं पेज साइज भी तब्दील कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी टूल बार के अंदर यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, लेटर पेज साइज। अगर मैं A4 कर देता हूँ तो पेज साइज A4 हो जाएगा। अगर यहाँ से डिफरेंट कर देता हूँ तो ये सारी डिफरेंट साइजेस यहाँ पे मौजूद हैं। इससे आगे यहाँ पे पेज की डायमेंशंस आ रही हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है और पेज की लंबाई कितनी है। तो ये मैं अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मिलीमीटर में इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। आप आगे आ जाए, यहाँ पे यूनिट्स मिलीमीटर, हम इसको इंचेस ही रखेंगे ताकि हमें नापने में आसानी हो। तो आप यूनिट यहाँ से चेंज कर सकते हैं इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हमारे पेज है पोर्ट्रेट और फिर लैंडस्केप। अगर मैं लैंडस्केप कर दूंगा तो पेज चौड़ाई में आ जाएगा और अगर पोर्ट्रेट कर दूंगा तो पेज लंबाई में आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ से लैंडस्केप किया तो जितने भी नीचे पेजेस बने हुए हैं वो सारे ही लैंडस्केप हो गए। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा एक पेज लैंडस्केप हो, दूसरा पोर्ट्रेट हो, तीसरा लैंडस्केप हो, चौथा पोर्ट्रेट, यानी अपनी मर्जी से आप पेज को साइज भी देना चाह रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ पहला पेज A4 साइज का हो, दूसरा लेटर हो, तीसरा लीगल हो और चौथा B5 हो, तो आप कर सकते हैं। कैसे? आप पेज 1 पे आए, यहाँ पे ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक है ऑल पेजेस, यानी कि जो यहाँ से आप चूज करेंगे सेटिंग वो ऑल पेजेस पे लग जाएगी, या दूसरे नंबर पे है करंट पेज, यानी कि जो ऑप्शन
ऑप्शन आप इस पेज के लिए यूज करना चाह रहे हैं, करंट पेज के लिए, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं करंट पेज पे, यानी कि सिर्फ इस पेज पे लगे, और यहां से कर देता हूं A4। तो अब सिर्फ आपका पेज नंबर 1 A4 हो गया, लेकिन पेज नंबर 2 जो है वो B5 है। फिर मैं यहाँ से इसको करंट पेज करता हूँ और इसको मैं यहाँ से लेटर कर देता हूँ और यहाँ से इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। पेज 1 आपका A4 है, पोर्ट्रेट, और पेज 2 हमारा लेटर और लैंडस्केप है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट साइज और डिफरेंट ओरिएंटेशंस लगा सकते हैं अपने पेज के ऊपर इन दो ऑप्शंस की मदद से। एक तो है ऑल पेजेस, यानी सारे पेजेस पे लग जाएगी सेटिंग्स, या एक है करंट पेज, सिर्फ एक पेज पे लगेगी आपकी सेटिंग्स। उसके बाद इसी बार के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है, इसको बोलते हैं नज वैल्यू या नज डिस्टेंस, ये आगे जाके हम करेंगे। उसके बाद ये वाली जो चीजें इनको बोलते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज और डुप्लीकेट डिस्टेंस, ये भी हम आगे देखेंगे। ये जो पूरी प्रॉपर्टी बार पे इस वक्त शो हो रही है, ये पेज की प्रॉपर्टी शो हो रही है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पेज बना हुआ है, किसी मैंने शेप पे क्लिक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं सर्कल लेके सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर आपको पेज की प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रही तो सबसे पहले आपने यहाँ क्लिक करना है, पहले टूल पे, इसका नाम होता है पिक टूल। पिक टूल पे क्लिक करके यहाँ पेज में कहीं भी बाहर आप क्लिक कर दें जहाँ पे शेप ना हो, तो ऊपर ये पेज की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जो हमारी स्टैंडर्ड टूल बार होती है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले है न्यू फाइल। न्यू फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नई फाइल बन जाएगी। फिर है ओपन फाइल, कोई फाइल पहले से बनी पड़ी है उसको हम ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद है सेव फाइल, अगर हम सेव करना चाह रहे हैं फाइल को तो यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद अगर फाइल का आप प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कंट्रोल P की शॉर्ट की होती है। फिर है कट, फिर है कॉपी, फिर है पेस्ट, फिर यहाँ पे अंडू की कमांड है, फिर आगे है रीडू। यहाँ पे कोई सर्च करना चाह रहे हैं आप कंटेंट को तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है, और फिर हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही है। फिर पब्लिश टू PDF, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। ये कट, कॉपी, पेस्टिंग की सारी कमांड्स हम देखेंगे और अंडू भी देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। उसके बाद आगे हमारे पास जूम लेवल्स आ गए हैं। जूम लेवल के हम पेज के कितना नजदीक हैं और कितना हम दूर हैं, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 2 फिट करेंगे तो देखें बिल्कुल हम शेप के अंदर ही चले गए हैं, और अगर 2 पेज करेंगे तो पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है। अगर 10% करेंगे तो पेज देखें काफी दूर चला गया है, और अगर 400 करेंगे तो पेज के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जूमिंग को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 2 पेज करते हैं ताकि पेज हमें पूरा दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी फुल स्क्रीन हो जाए तो आप F9 दबा सकते हैं कीबोर्ड से, या यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो देखें फुल स्क्रीन हो गई है। दोबारा आप कहीं भी क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन जो होगी वो गायब हो जाएगी, या F9 को दोबारा दबा देंगे तो फुल स्क्रीन चली जाएगी। आप एक शेप को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे पास टूल बॉक्स के अंदर पहला टूल है, इसको बोला जाता है पिक टूल। हम फिलहाल यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इलिप्स है, और फिर उसके बाद पॉलीगॉन है। इन 3 शेप्स में से हम यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चूज किया रेक्टेंगुलर बॉक्स या रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पे आप माउस का पॉइंटर देख रहे हैं कि ये ऐसा बन गया है। और उसके बाद लेफ्ट क्लिक दबा के आप इसको ड्रॉ कर दें, जितना बड़ा या जितना छोटा आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, और फिर लेफ्ट क्लिक को आप छोड़ दें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरह सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो सर्कल पे क्लिक करें, और फिर सर्कल को आप इस तरीके से माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करें माउस को, फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ दें। तो ऐसे हम एक शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद पहला टूल हमारे पास है पिक टूल। पिक टूल पे क्लिक करते हैं, पिक टूल हमारे पास आ जाएगा। पिक टूल की वैसे शॉर्ट की होती है, आप स्पेस बार दबाते हैं तो आप पिक टूल पे चले जाते हैं, दोबारा स्पेस बार दबाते हैं तो उस टूल पे चले जाते हैं जो हम पहले यूज कर रहे थे। तो स्पेस बार से आप पिक टूल पे हमेशा चले जाते हैं। पिक टूल लेके आप किसी भी शेप को मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखें और फिर शेप को मूव करें, और फिर जैसे ही लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे तो वो शेप वहां पे आ जाएगी। अगर आप एक शेप को बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले पिक टूल की मदद से उस शेप पे क्लिक करें। ये नोड्स आ गए, ये 9 नोड्स एक शेप पे आ जाएंगे। फिर आप इन नोड्स से पकड़ के उस शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आप अगर दोबारा क्लिक करेंगे पिक टूल से तो देखें यहाँ पे रोटेशन के पॉइंट आ गए कि हम इससे अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये हमारे पास स्क्यू पॉइंट है, यहाँ से हम इस तरीके से इसको स्क्यू कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। हमेशा शेप अपने इस पॉइंट पे रोटेट करती है। जो सेंटर में आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। अगर मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपकी शेप इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगी। तो एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेशन होती है। शेप पे जब एक दफा क्लिक करेंगे तो हम उसको मूव करवा सकते हैं, और अगर दूसरी दफा पिक टूल से क्लिक करेंगे तो उसको आप रोटेट करवा सकते हैं।
शेप को अगर आप मूव करवाना चाह रहे हैं तो दो तरीकों से आप शेप को मूव करवा सकते हैं, एक तो माउस के थ्रू और दूसरा कीबोर्ड के थ्रू। अगर आप माउस के थ्रू शेप को मूव करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप पिक टूल को चूज करेंगे टूल बॉक्स के अंदर से। तो हमने पिक टूल को चूज किया, स्पेस बार के थ्रू आप क्लिक करेंगे तो ये पिक टूल आ जाएगा। स्पेस बार इसकी शॉर्ट की होती है पिक टूल की, और प्रीवियस टूल पे भी आप स्पेस बार से ही जाते हैं। तो पिक टूल ले लिया और इसकी मदद से बस आप एक शेप को मूव जहां पे करवाना चाह रहे हैं आप करवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में शेप को मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल को दबा के रखें और फिर माउस की मदद से शेप को मूव करवाएं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एक सीधी लाइन के अंदर मूवमेंट हो रही है, या ऊपर नीचे की तरफ या दाएं बाएं की तरफ, या आप शिफ्ट दबा के भी अगर इसकी मूवमेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में ही होगी। अगर आप एक शेप को कीबोर्ड के थ्रू मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप एरो कीज की मदद से लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं अपनी शेप को। जो मूवमेंट की स्पीड होती है वो 0.01 इंचेस की होती है, आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जो इसकी स्पीड होती है इसको बोलते हैं नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस आप कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप पिक टूल को चूज करें और कहीं भी आप कोरल ड्रॉ में शेप के बाहर क्लिक करें। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो पेज की प्रॉपर्टीज आ गई। ये जो ऊपर आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये है नज डिस्टेंस। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा के कीबोर्ड से लिख रहा हूँ 1 और फिर एंटर दबा रहा हूँ तो यहाँ पे 1 इंच का नज डिस्टेंस हो गया। फिर अपनी शेप पे एक बार क्लिक करेंगे ताकि शेप एक्टिव हो जाए, और फिर कीबोर्ड की मदद से जब भी आप एरो कीज दबाएंगे तो वो एक एक इंच मूव होगी। अब 1 इंच लेफ्ट, 1 इंच राइट, 1 इंच अप एंड 1 इंच डाउन। तो ये नज डिस्टेंस होती है। मजीद दो किस्म के हमारे पास नजेस होते हैं, एक को हम सुपर नज बोलते हैं और एक को हम माइक्रो नज बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारी नज डिस्टेंस जो है वो है 1। अगर मैं इस शेप पे आ जाता हूँ और शिफ्ट दबा के अप दबाता हूँ तो ये होगा सुपर नज। सुपर नज का मतलब होता है जो आपने नज वैल्यू दी होती है यहाँ पे उससे डबल, यानी कि ये 1 है तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको अप करूंगा तो ये 2 इंचेस ऊपर जाएगा, यानी कि सुपर डबल। अगर ये यहाँ पे नज डिस्टेंस 4 है और मैं इस शेप को एक्टिव कर लेता हूँ पिक टूल की मदद से, इस पे क्लिक करता हूँ और फिर इसको कीबोर्ड से मूव करता हूँ शिफ्ट दबा के, शिफ्ट मैंने दबा के रखा हुआ है और फिर राइट दबाया है तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस पहले 4 थी तो ये अब 8 इंचेस आगे की तरफ मूव कर रहा है अगर शिफ्ट दबा के किया। तो शिफ्ट से सुपर नज होता है, यानी कि 2 गुना नजिंग। अगर खाली आप करेंगे एरो कीज से तो सिंगल नज होगा, यानी कि 4 इंचेस का। अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो उससे डबल होगा नज की वैल्यू से, यानी कि 8 इंच। फिर हमारे पास माइक्रो नज है। अगर आप कंट्रोल दबा के शेप को मूव करेंगे तो ये कहलाता है माइक्रो नज, यानी कि जो नज वैल्यू होगी उससे आधी आपकी मूवमेंट होगी। तो नज वैल्यू देखते हैं कितनी है, 4 का आधा क्या होता है 2। तो कंट्रोल दबा के अगर हम इसको आगे या पीछे लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं एरो कीज की मदद से तो ये 2 इंचेस मूव होगी। वैसे तो नज वैल्यू क्या है 4, लेकिन कंट्रोल दबा के जब मूव करेंगे तो ये 2 इंचेस की मूवमेंट होगी अप डाउन लेफ्ट और राइट पे। तो ये है माइक्रो नज। सुपर नज 2 गुना नज को बोलते हैं और माइक्रो नज हाफ या 0.5 नज को बोलते हैं। नज डिस्टेंस को वैसे भी चेंज किया जा सकता है। अगर आप कंट्रोल जे दबाएं, ऑप्शंस में जाएं, यहाँ पे है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जाएं, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ है रूलर्स, रूलर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे नज वैल्यू आ गई। नज वैल्यू हमने चूज किया 4। सुपर नज क्या है 4 का 2 गुना। अगर आप चाहते हैं नहीं 2 गुना नहीं होना चाहिए, सुपर नज 4 गुना होना चाहिए तो इसको आप 4 कर दें तो इस वैल्यू का 4 गुना हो जाएगा ये। अगर मैं नज यहाँ से रखता हूँ 2 तो यहाँ पे ये 4 गुना नज हो गया 2 के। इसी तरह आप इसको 2 गुना कर लें तो इस वैल्यू का 2 गुना हो जाएगा। अगर इसको 3 गुना कर लें तो इस वैल्यू का 3 गुना हो जाएगा। इसी तरह नीचे माइक्रो नज है, वो कह रहा है कि ये डिवाइड होगा 2 से, यानी कि हाफ। अगर मैं कहूँ 2 से डिवाइड ना हो, ये 4 से डिवाइड हो ये वाली वैल्यू, तो वो 1/4 माइक्रो नज हो जाएगा। वैसे आमतौर पे ये 2 होता है और ये भी हमारे पास 2 होता है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप ओके करते हैं। कॉपी पेस्टिंग के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि आप एक शेप की कॉपी कैसे बना लेते हैं। कि शेप मैंने ली और इसकी मैं चाह रहा हूँ कि कॉपी बना लूँ, तो आप यहाँ पे जाएं स्टैंडर्ड टूल बार पे, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कॉपी की। कॉपी पे एक बार क्लिक करें और फिर साथ ही पेस्ट पे क्लिक करें तो एक कॉपी इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगी और फिर पिक टूल की मदद से उस कॉपी को निकाल लें। तो इस तरीके से आप एक कॉपी बना सकते हैं। अगर आप शॉर्ट की मदद से कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल सी दबाएं और फिर कंट्रोल वी दबाएं और उसके अंदर से दूसरी कॉपी को निकाल लें।
तो इसकी कॉपी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बन जाएगी। फिर एक और मेथड है कॉपी करने का। मैं यहाँ पे शेप को मूव करवाता हूँ लेफ्ट क्लिक करके, फिर यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्पेस बार दबा दूंगा, तो यहाँ पे इसकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे स्पेस बार दबाई जा रहा हूँ तो इसकी एक कॉपी आई जा रही है। मैं माउस का लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ रहा, मैंने माउस से उठाया हुआ है अभी भी शेप को, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा हुआ है, माउस को मूव कर रहा हूँ। जहां जहां मैं उसकी कॉपी को पेस्ट करना चाह रहा हूँ वहां पे मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं कि डुप्लीकेट करना क्या होता है। डुप्लीकेट करने से पहले आप दो चीजों को याद रखें कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है ये वाला, और एक होता है वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस हमारे पास है, एक एक्स एक्सिस जो बिल्कुल लेफ्ट टू राइट होता है और एक वाई एक्सिस होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जब भी पिक टूल की मदद से हम पेज से बाहर या पेज के ऊपर कहीं भी क्लिक करते हैं चाहे शेप ना पड़ी हो, तो ऊपर ऑप्शंस आ जाती हैं पेज की, और यहाँ पे देखें ये डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं जो पहले से 0.25 और 0.25 लगी होती हैं। अब मैं एक शेप जब भी बनाता हूँ, इस शेप को डुप्लीकेट अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस शेप को बना लेना है और फिर ऊपर एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, तो 0.25 के ऊपर इसकी एक डुप्लीकेशन हो जाएगी। अगर मैं कंट्रोल डी दबाता हूं तो इसके डुप्लीकेट बनते रहेंगे इस तरीके से। अब हो क्या रहा है वो हम समझ लेते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, एक है एक्स एक्सिस की वैल्यू और एक है वाई एक्सिस की वैल्यू। अगर मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू कर देता हूँ 1 और वाई एक्सिस की वैल्यू को कर देता हूँ 1, दोनों को 1 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं शेप ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक शेप जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने एक्स एक्सिस को भी 1 कर दिया और वाई एक्सिस को भी 1 कर दिया, तो इसका मतलब है इसकी जो डुप्लीकेट होगी वो कहाँ होगी, इधर होगी जहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 1 है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी 1 है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से कर देता हूँ 3 और नीचे भी कर देता हूँ 3, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भी 3 है, ये y की वैल्यू 3 है यहाँ पे और x की वैल्यू यहाँ 3 है। तो इस पॉइंट पे इसकी डुप्लीकेशन होगी जब मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा। अब मैं शेप को यहाँ रखता हूँ और यहाँ से वैल्यू है x भी 3 y भी 3 और यहाँ से कंट्रोल D दबाया तो देखे 3 इंच के फासले पर x भी और y भी इसकी डुप्लीकेशन हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को कर देता हूँ 0 और y की वैल्यू को कर देता हूँ 1, x को कर दिया 0 और y की वैल्यू को 1 कर दिया और किसी शेप को ड्रॉ किया और फिर कंट्रोल डी दबाया डुप्लीकेट के लिए, तो आप देखेंगे सिर्फ एक डायरेक्शन में इसकी डुप्लीकेशन हो रही है, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एक्स एक्सिस को मैंने 0 कर दिया है। इसी तरह अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ x को और y को कर देता हूँ 0 और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ और फिर दबाता हूँ कंट्रोल डी, तो आप देख रहे हैं एक सीधी लाइन में एक्स एक्सिस के ऊपर ही डुप्लीकेशन हो रही है क्योंकि वाई एक्सिस को मैंने 0 कर दिया। तो आप इस तरीके से भी शेप्स को बना सकते हैं। पेजेस को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्लस बना हुआ है पेज के ऊपर, आपने इस पे क्लिक करना है, पेजेस इंसर्ट होते रहेंगे। अगर आपने पेजेस को डिलीट करना है तो आप किसी भी पेज पे राइट क्लिक करके यहाँ पे है डिलीट पेज, उस पर क्लिक करेंगे, आपका पेज डिलीट हो जाएगा। आप सारे पेजेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप सारे पेजेस पे राइट क्लिक करके डिलीट पेज कर दें तो पेजेस डिलीट होते जाएंगे। उसके बाद हर पेज का आप नाम भी रख सकते हैं, जैसे पेज नंबर 6 का मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने पेज 6 पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे रीनेम पेज है, रीनेम पेज पे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया, मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ लिखने के बाद मैं ओके कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि पेज नंबर 6 का नाम क्या हो गया, कोरल ड्रॉ के। आप इस पेज की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये कोरल ड्रॉ वाला पेज बिल्कुल एंड पे मौजूद है। आप चाह रहे हैं ये वाला पेज जो है यहाँ पे आ जाए, तो आपने यहाँ से ऐसे पकड़ना है, इसको ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और यहाँ पे कहीं भी आपने छोड़ देना है। अब देखें ये पेज जो है ये पेज नंबर 3 के बाद आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि कोरल ड्रॉ वाले पेज से आगे एक पेज इंसर्ट हो जाए, आपने कोरल ड्रॉ वाले पेज पे करना है राइट क्लिक, यहाँ पे होगा इंसर्ट पेज आफ्टर। इंसर्ट पेज आफ्टर का मतलब है कि इस पेज के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो एक पेज इसके बाद इंसर्ट हो जाएगा। ये पेज नंबर 5 यहाँ पे आ गया। अगर आप चाह रहे हैं कि कोरल ड्रॉ वाले पेज से पहले पेज इंसर्ट हो जाए, आपने कोरल ड्रॉ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट पेज बिफोर। इंसर्ट पेज बिफोर पे आप क्लिक करेंगे तो इससे पहले एक पेज इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें पेज नंबर 4 कोरल ड्रॉ से पहले आ गया है। आप अगर किसी पेज को डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हो कि उस पेज की हूबहू एक कॉपी बन जाए, तो आप उस पेज पे करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे है डुप्लीकेट पेज। डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पेज डुप्लीकेट हो रहा है। डुप्लीकेट पेज का नाम आ गया कोरल ड्रॉ। फिर उसके बाद इंसर्ट न्यू पेज आफ्टर सेलेक्टेड पेज, यानी कि ये नया पेज जो आएगा वो इस पेज के बाद आएगा। आपने ये किया आफ्टर सेलेक्टेड पेज, तो इस वक्त ये वाला पेज सेलेक्ट हुआ है इसलिए नया पेज इसके बाद आएगा।
आप चाह रहे हैं कि वो वाला पेज जो नया मैंने डुप्लीकेट करना है वो इससे पहले आए, तो आप बिफोर सिलेक्टेड पेज कर सकते हैं। उसके बाद आप एक पेज की हर चीज़ डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से क्लिक करना है कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स, यानी कि लेयर्स भी हो जाएं कॉपी और साथ उनके कंटेंट्स भी हो जाएं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग आपका पेज डुप्लीकेट हो जाए। जैसा ये पेज है जिसपे 10 मैंने सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं, 10 रेक्टेंगल है, मैं चाह रहा हूँ वैसा ही पेज बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट बन जाए, तो आपने ये नीचे वाले पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेज नंबर 5 आ गया, जो कि ये इस पेज का डुप्लीकेट है। अभी आपको कोई डुप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये पेज जो है बिल्कुल खाली है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ ड्राइंग की होगी तो आपको पता लगेगा कि हूबहू वैसा ही एक और पेज बन गया। जो शेप इस पेज पे मौजूद थी वही इस पेज पे भी मौजूद होंगी। एक शेप को या टेक्स्ट को फ्लिप कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको मिरर कैसे किया जाता है, उसको पलटा आप कैसे सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ, ये जो ए लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखें इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। फिर मैं कीबोर्ड की मदद से लिखता हूँ जेमिनेशन। जेमिनेशन लिखने के बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिक टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के ऊपर दो ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं, एक है मिरर हॉरिजेंटली और एक है मिरर वर्टिकली। अगर मिरर हॉरिजेंटली मैं कर दूंगा तो मेरा टेक्स्ट इस तरीके से फ्लिप हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, पलट जाएगा। और अगर मैं मिरर वर्टिकली कर दूंगा तो ये ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से पलट जाएगा। आप शेप को भी मिरर वर्टिकली और मिरर हॉरिजेंटली कर सकते हैं और एक टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। अगर आप माउस की मदद से करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा और यहाँ से इसको साइज को छोटा करूंगा, इतना छोटा करूंगा कि दूसरी साइड से ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा और ये फ्लिप हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पलटाना चाह रहा हूँ वर्टिकली तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा तो ये देखें ये पलट गया, मिरर वर्टिकली हो गया। अगर मैं माउस की मदद से परफेक्टली इसको मिरर करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल का बटन मैं दबा के रखूँगा, कंट्रोल मैंने दबाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखूँगा और ऐसे माउस को मूव करूँगा और जब ये ऐसे निकल आएगा फिर इसको छोड़ दूँगा, कंट्रोल के बटन को भी और लेफ्ट क्लिक को भी। तो देखिए ये इस तरीके से परफेक्टली तौर पे मिरर हो गया, मिरर हॉरिजेंटली। इसी तरह मिरर वर्टिकली के लिए मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा और ये मिड वाले नोट से लेफ्ट क्लिक को दबा के रखूंगा और नीचे की तरफ मूव करूंगा और फिर कंट्रोल भी छोड़ दूंगा और माउस का लेफ्ट क्लिक भी छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से आप एक शेप को या टेक्स्ट को मिरर कर सकते हैं। आप शेप्स को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपने शेप पे एक बार क्लिक करना है, वो शेप सिलेक्ट हो जाएगी, फिर आप उसको मूव भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं और सारी चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं एक से ज़्यादा शेप्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे सिलेक्शन बनाऊंगा, लेफ्ट क्लिक दबा के रखूँगा तो आप ये देख रहे हैं सिलेक्शन बन रही है और जितनी शेप्स इसके अंदर आ जाएंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब सिलेक्ट सिर्फ वही होंगी शेप जो पूरी की पूरी इस सिलेक्शन के अंदर आ रही हैं, नीचे वाली शेप पूरी तरह से इसमें नहीं आ रही इसलिए वो सिलेक्ट नहीं होगी और फिर आपने माउस का बटन छोड़ देना। आप देख रहे हैं कि ये वाली मूव हो जाएंगी और वो सिलेक्ट नहीं हुई थी इसलिए मूव नहीं होगी। अगर आप कीबोर्ड का भी साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सिलेक्शन में तो पहले वाले शेप पे आप लेफ्ट क्लिक करें, फिर शिफ्ट को दबा के रखें, फिर आप जिस शेप पे क्लिक करते रहेंगे वो शेप सिलेक्ट होती रहेगी। आपने लेफ्ट क्लिक करना है एक, फिर लेफ्ट क्लिक, अब ये सारी शेप सिलेक्ट हो गई हैं और फिर आप इनको मूव करवा सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिलेक्शन इतनी बनाऊँ लेकिन नीचे वाली शेप आधी आई है लेकिन वो भी सिलेक्ट हो जाए, तो मैं आल्ट को दबा के रखूँगा, यानी कि जो जो हिस्सा इस सिलेक्शन से टकराएगा भी वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने आल्ट को दबा के सिलेक्शन करनी है। अब मैं आल्ट को दबा के सिलेक्शन कर रहा हूँ कि नीचे वाली शेप आधी आई है लेकिन वो पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा, आल्ट को भी छोड़ दूंगा। अब आप देखेंगे इन सबको मूव करवा के कि नीचे वाली शेप भी सिलेक्ट हो गई है। तो आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। शेप्स को डिलीट करने के लिए आप जो शेप को डिलीट करना चाह रहे हैं उस पर एक बार क्लिक करें, राइट क्लिक करें उस पर और यहाँ पे है डिलीट, डिलीट पे क्लिक करें, वो शेप डिलीट हो जाएगी। एक से ज़्यादा शेप्स को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उनको सबसे पहले सिलेक्ट कर लें और उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड की मदद से। आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से डिलीट दबा सकते हैं, तो सारी शेप्स डिलीट हो जाएंगी जितनी आपने सिलेक्ट की हुई हैं। हर शेप अपने इस पॉइंट के ऊपर घूमती है जिसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। अब ये मैं शेप को घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसी सेंटर पे वो घूम रही है। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ से माउस की मदद से उठा के लेफ्ट क्लिक दबा के यहाँ पे ले जाऊँगा तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द आपकी शेप
घूमेगी। जब भी एक शेप पे आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आप यहाँ प्रॉपर्टी बार के ऊपर देखेंगे यहाँ पे रोटेशन का एंगल दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ ये 90 डिग्रीज के ऊपर आपकी शेप घूम जाए तो यहाँ पे मैं 90 लिख के एंटर दबा दूंगा तो आपकी शेप 90 डिग्री पे घूम जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ 180 डिग्री पे घूम जाए तो यहाँ पे 180 लिख के एंटर दबाऊंगा, आपकी शेप 180 डिग्रीज पे घूम जाएगी। तो आप एंगल्स का इस्तेमाल करते हुए भी घुमा सकते हैं या आप फ्रीली अपने माउस की मदद से भी इसको घुमा सकते हैं। अगर आप एक शेप की प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करूँगा और उस शेप पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार पे देखना है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई। तो ये आपकी दो एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। अगर मैं इन दोनों को कर देता हूँ 0 और इसको भी कर देता हूँ 0 और एंटर दबा देता हूँ तो आपकी शेप यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आपका पेज यहाँ 0 0 होता है। ये पेज की एक ऐसी जगह है जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये y यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे x 0। तो यहाँ से हमने इस शेप को 0 और y भी इसका 0 किया तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अगर मैं दोनों को 1 1 कर देता हूँ तो देखें ये ऊपर की तरफ मूव हो गया। अगर मैं इसको 10 कर दूं और इसको 10 कर दूं तो ये उसकी पोजीशन चेंज हो गई उस हिसाब से। तो आप यहाँ से भी अगर माउस की मदद से भी पोजीशन को चेंज करेंगे तो यहाँ देखेंगे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रही होती है। उसके बाद आगे आ जाएं, ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की विड्थ है, यानी कि 2.8 इंचेस इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 1.6 इंचेस की है। आप अगर माउस की मदद से इसको बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से इसका साइज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप वैल्यूज देके भी काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर की चौड़ाई 5 इंच हो तो यहाँ पे 5 लिखें और आप चाहते हैं उसकी लंबाई 4 इंच हो तो यहाँ 4 लिख के एंटर दबा दें तो 5/4 की ये तस्वीर है, यह ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। फिर आगे ये परसेंटेज आ गई है, विड्थ की परसेंटेज और हाइट की परसेंटेज। शुरू में ये 100 थी क्योंकि तब मैंने ड्रॉ की थी। अब वो कह रहा है 174% इसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है और 242% इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ 250% बढ़ा के एंटर दबा देता हूँ तो देखेंगे विड्थ इसकी बढ़ गई है। और हाइट को भी अगर मैं 500% कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ, देखें हाइट भी इसकी बढ़ गई है। तो आप ऐसे भी साइजिंग कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा या छोटा करना चाह रहे हैं, आपने पिक टूल यहाँ से लेना है और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ये नोड्स आ जाएंगे, आप यहाँ से इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आप शिफ्ट दबा के किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करेंगे तो वो सेंटर से इक्वली रीसाइज होगा। ये देखें सेंटर से इक्वली रीसाइज हो रहा है ये। तो ये शिफ्ट मैंने दबाया हुआ है और लेफ्ट क्लिक को मैं ड्रैग कर रहा हूँ और फिर मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, मतलब लेफ्ट क्लिक छोड़े बगैर राइट क्लिक कर दिया तो उसकी एक कॉपी सेंटर में बन गई है। तो ये देखें मैंने बिल्कुल सेंटर में इस सर्कल के दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप एक यहाँ से सर्कल को ले लें और फिर कंट्रोल दबा के रखें और फिर सर्कल को ड्रॉ करें, कंट्रोल दबा के रखें। तो इस सर्कल की विड्थ और हाइट इक्वल रहेगी। आप ऊपर देख सकते हैं कि इक्वली दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, यानी कि 4.5 है और ऊपर 4.5 इसकी विड्थ और हाइट इक्वली बढ़ रही है। तो ये परफेक्ट सर्कल ड्रॉ हो रहा है। परफेक्ट सर्कल वो होता है जिसकी विड्थ इक्वल होती है उसकी हाइट के। तो ये कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एक शेप की जो बाहर वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होती है, इसको हम आउटलाइन बोलते हैं। अब हम कलर कैसे कर सकते हैं एक शेप के अंदर? हम शेप के अंदर भी कलर कर सकते हैं और शेप की आउटलाइन पे भी कलर कर सकते हैं। आपने एक शेप पे क्लिक करना है पिक टूल की मदद से। मैं यहाँ से पिक टूल की मदद से शेप पे क्लिक करता हूँ, शेप सिलेक्ट हो जाएगी। जो शेप सिलेक्ट होगी उसी पे कलर किया जा सकता है। आपको यहाँ से कलर का पैलेट दिखाई देगा। जो भी कलर आप करना चाह रहे हैं उस शेप के अंदर, आपने जस्ट उस पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करने से वो वाला कलर उस शेप के अंदर भर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका कलर गायब हो जाए अंदर वाला, तो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, आपने इस पे लेफ्ट क्लिक करना है तो ये नो फिल हो जाएगा, यानी कलर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेड पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो शेप का कलर रेड हो जाएगा। अब मैं आउटलाइन का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो आपने यहाँ से कलर पसंद करना है और उस पर राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करते हैं ग्रीन पे। अब जो बाहर की आउटलाइन है उस पे ग्रीन कलर कर दिया गया है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें ग्रीन कलर कर दिया गया है आउटलाइन पे। अगर मैं चाहता हूँ कि येलो कलर हो जाए आउटलाइन पे, तो यहाँ से येलो पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो आउटलाइन पे येलो कलर हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे कलर के ऊपर तो वो कलर शेप के अंदर भर दिया जाएगा और अगर राइट क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन के ऊपर कर दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से शेप के अंदर कलर कर सकते हैं। कलर से रिलेटेड और भी बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं, हम देखते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्लस पे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एडिट फिल,
आपने इसको टिक कर देना है, क्योंकि ये ऑप्शन पहले यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया है। अगर ये पहले से टिक होगा तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो आ गया। क्योंकि टूल्स बहुत ज्यादा हैं इसलिए उसने टूल्स थोड़े से अगली जगह शिफ्ट कर दिए। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो 2 नए टूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपने नीचे एडिट फिल पे क्लिक करना है। एडिट फिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कलर्स मौजूद होंगे। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नो फिल हो गया, यानी कि जो भी आपकी शेप का कलर था वो गायब कर दिया गया है। दूसरे पे आप क्लिक करेंगे, ये है यूनिफॉर्म फिल, यानी कि एक कलर। आप कोई सा भी इसमें से एक कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जो आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। इसी तरह यूनिफॉर्म फिल के अंदर ये भी मौजूद है। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, कोई आपको पसंद आ रहा है, या अगर वो कलर यहाँ भी मौजूद नहीं है तो आप इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ से आपको डिफरेंट कलर दिखाई देंगे, डिफरेंट शेड्स दिखाई देंगे। तो ये सिंगल कलर फिल होता है यूनिफॉर्म फिल। अगर आप एक से ज्यादा कलर करना चाह रहे हैं अपनी शेप के अंदर तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑप्शन मौजूद है फाउंटेन फिल का। फाउंटेन फिल पे यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कलर मौजूद हैं। आपने ये 2 पॉइंटर देखने हैं, एक पॉइंटर ये है और एक पॉइंटर ये है। आपने पहले वाले पॉइंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देना है येलो, या जो कलर आपको पसंद आ रहा है। अब आपने ये इस व्हाइट वाले पॉइंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें व्हाइट आ गया तो व्हाइट पे क्लिक करके यहाँ से आप करते हैं रेड। अब आपके पास 2 शेड्स हो गए हैं, ऑरेंज और रेड। इसी तरह अगर आप 3 कलर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मिड में कहीं भी करके डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने से एक और मार्कर यहाँ पे आ जाएगा। आपने इस मार्कर पे एक बार सिंगल क्लिक करना है और नीचे अपनी मर्जी से आप कलर दे दें। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ। और एक और कलर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कहीं भी आप डबल क्लिक कर दें, एक और मार्कर आ जाएगा। इस मार्कर पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे इसको कलर दे दें डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। अब देखें इसको ओके हम यहाँ से करते हैं तो देखें एक शेप में कितने ज्यादा कलर भर दिए गए हैं। तो ये होता है फाउंटेन फिल। दोबारा वापस चलते हैं। फाउंटेन फिल के अंदर यहाँ पे ब्लेंड ट्रांजिशंस मौजूद हैं। ये स्टाइल्स होते हैं कलर के। यहाँ पे मैं ये वाला हुआ है पहले से, लिनियर फाउंटेन फिल हुआ हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इलिप्टिकल फाउंटेन फिल, यानी कि सर्कुलर। क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कलर आपकी शेप के अंदर कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कॉनिकल फिल। क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से कौन सी बन गई है दरमियान में। इसी तरह रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल पे क्लिक करें तो बीच में इस तरह रेक्टेंगल बन गया है। ये आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि आपकी शेप ऐसी होगी। आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक को पकड़ के इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपकी शेप देखें चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ से एंगल भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह रिपीट एंड मिरर वगैरह ये 3-4 ऑप्शन हैं। आपने इनको करके देखना है कि आपकी शेप में देखें क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे आप शेप को देख लें, ये देखें इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है और इसका थोड़ा सा एजेस पे फिर कलर रिपीट हो गया। फाउंटेन फिल के बाद हमारे पास आ रहा है वेक्टर पैटर्न फिल। इस पे क्लिक करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न यहाँ पे मौजूद हैं। पहले ये वाला पैटर्न है, आप देख रहे हैं कि आपके ये वाला पैटर्न शेप के अंदर फिल हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मौजूद हैं। ये मौजूद है, इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला पैटर्न लग गया है आपकी शेप के ऊपर। दोबारा यहाँ पे चलते हैं और भी यहाँ पे अपवर्ड कंटेंट एक्सचेंज मौजूद है। बेसिकली ये आपके इंटरनेट पे चल रहे होते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें सर्च होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बिटमैप पैटर्न फिल है। इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट और स्टाइल्स आ गए हैं तो आप यहाँ से देखें। हम पर्सनल में चलते हैं और यहाँ पे ये स्टाइल मौजूद है। क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पैटर्न फिल हो गया। ये भी एक कलर का स्टाइल मौजूद है। इसी तरह आगे 2 कलर पैटर्न फिल आ गया। इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, इस पे क्लिक किया। आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मौजूद है। यहाँ पे इस पे कर लेते हैं क्लिक। फिर वो 2 कलर हमसे पूछ रहा है, हम कहते हैं येलो और दूसरा कलर हम देते हैं ऑरेंज। तो येलो और ऑरेंज का एक पैटर्न फिल यहाँ पे हो गया। आप इनका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जो बीच में हमारे पैटर्न बने हुए हैं यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अपनी शेप में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, आप ज़्यादा पैटर्न दिखाई दे रहे हैं तो इनको आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आगे आ रहा है टेक्सचर फिल। इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर मौजूद हैं। क्लिक करते हैं। ये देखें काफ़ी सारे टेक्सचर मौजूद हैं। जो आपको पसंद आ रहा है उस पर क्लिक करें। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स मौजूद हैं। कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। टेक्सचर को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं और उसके बाद ओके कर दें तो देखें आपकी शेप के अंदर ये फिलिंग हो गई। तो आप इस तरीके से कलरिंग कर सकते हैं। सिंगल कलर फिल यानी कि यूनिफॉर्म फिल को लाने के लिए आप शिफ्ट के साथ F11 दबा सकते हैं। यूनिफॉर्म फिल की शॉर्ट की है, यानी कि इस शेप को क्लिक करके शिफ्ट के साथ F11 दबाएं
तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और अगर फाउंटेन फिल का डायलॉग बॉक्स लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप शेप को सिलेक्ट करके खाली F11 दबा दें तो यहाँ पे फाउंटेन फिल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये इनकी शॉर्ट कीज थी। मेरे पास यहाँ पे एक शेप है और शेप के बाहर वाली लाइन को बोलते हैं आउटलाइन। आप आउटलाइन का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं और कलर को भी चेंज किया जा सकता है। आपने इस शेप पे पिक टूल की मदद से क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप आउटलाइन पे कलर करना चाह रहे हैं तो आपने किसी भी कलर पे पैलेट से राइट क्लिक करना है। जैसे मैं अगर रेड करना चाह रहा हूँ तो रेड के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा, तो राइट क्लिक करने से आप देख रहे हैं कि ये आउटलाइन का कलर रेड हो गया। अगर मैं इसकी थिकनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा चौड़ा करना चाह रहा हूँ, इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो भी मैं कर सकता हूँ। किस तरीके से? सबसे पहले तो आपने आउटलाइन का फ्लाई आउट लेके आना है। ये जितने भी टूल्स मेरे पास पड़े हैं, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स बाहर की तरफ निकल आता है। इसको फ्लाई आउट बोला जाता है। हर टूल के अंदर फ्लाई आउट मौजूद होता है उसका, कि उस टूल पे जब आप क्लिक करके रखेंगे यानी कि लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे तो वो इस तरीके से फ्लाई आउट आ जाएगा। यानी कि एक टूल के अंदर दो दो तीन तीन टूल्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद आउटलाइन का फ्लाई आउट कैसे लाया जाता है, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन मौजूद है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको नीचे करके आउटलाइन फ्लाई आउट ढूंढना है। हम नीचे आएंगे। नीचे जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे आउटलाइन का फ्लाई आउट है, ये चेक हुआ हुआ है यानी कि टिक हुआ हुआ है। आउटलाइन पेन भी टिक हुआ है। आपने ये सारों को टिक कर देना है, तब आपको आउटलाइन का फ्लाई आउट दिखाई देगा, अदरवाइज वो टूल के अंदर नहीं आएगा। जब आप ये कर देंगे तो आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना, यानी कि बकाया के टूल आपको यहाँ से दिखाई देंगे, क्योंकि एक लाइन में वो पूरे नहीं आ रहे तो उन्होंने दो लाइनें बना दी हैं। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेन बना हुआ है। पेन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे आउटलाइन से रिलेटेड। यहाँ पे नो आउटलाइन का ऑप्शन मौजूद है। नो आउटलाइन पे मैं क्लिक करूंगा तो इस शेप की आउटलाइन गायब हो जाएगी, यानी कि शेप तो अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन उसकी आउटलाइन गायब हो जाएगी। दोबारा मैं इस ऑप्शन में वापस चलता हूं और यहाँ पे हेयर लाइन आउटलाइन पे क्लिक करता हूं। हेयर लाइन का मतलब है कि पतली सी बारीक सी आउटलाइन आ जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ चलता हूँ। ये उसके बाद थिकनेस है 0.5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 10 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे 8 पॉइंट की आउटलाइन कर दूंगा तो आप देख रहे हैं कि थिकनेस बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मजीद आउटलाइन की ऑप्शंस आप कहाँ से लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन पेन का ऑप्शन मौजूद है। आपने आउटलाइन पेन के अंदर जाना है। इस पे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। सबसे ऊपर ये हमसे पूछ रहा है कि आप आउटलाइन को कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ से करता हूँ रेड। अब आपकी आउटलाइन का कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद वो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि विड्थ यानी कि चौड़ाई आउटलाइन की क्या होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी से आउटलाइन की चौड़ाई को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ 3 पॉइंट की आउटलाइन होनी चाहिए। उसके बाद ये पॉइंट्स है, आप इसको इंचेस में भी कर सकते हैं कि इतने इंच की आउटलाइन आपकी होनी चाहिए। तो ये मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स ही रख देता हूँ इसको। उसके बाद आउटलाइन का स्टाइल आ गया है कि डॉटेड आउटलाइन अगर आप चाह रहे हैं, कोई इनमें से चाह रहे हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। मैं ये वाली लगा देता हूँ कि इस स्टाइल की आउटलाइन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन के कॉर्नर्स मौजूद हैं। ये बेसिकली कॉर्नर्स आपने अगर रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है तो उसमें काम आएंगे कि आपके जो साइडें होंगी वो किस तरह होंगी, कर्व होंगी, ऐसी होंगी, तो आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये हमारी कैलीग्राफी से मुंसलिक हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन जो बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो है बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों ऑप्शंस का क्या काम है हम वैसे देख लेते हैं। हम यहाँ पे बगैर इनको टिक किए हुए ओके करते हैं और देखते हैं आउटलाइन चेंज हो गई है। आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ शेप के अंदर और शेप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मैंने छोटा कर दिया शेप को। आप देख रहे हैं उसकी आउटलाइन खराब हो गई है। अब ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं इस चीज से बचना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा उस डायलॉग बॉक्स में वापस जाना है। आउटलाइन में मैं वापस जाऊंगा, आउटलाइन पेन में जाऊंगा और यहाँ पे बिहाइंड फिल पे आपने चेक कर देना है और स्केल विद ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। स्केल विद ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैं बड़ा छोटा करूंगा तो साथ उसकी आउटलाइन भी बड़ी छोटी होगी। पहले ये हो रहा था, अगर 3 पॉइंट की आउटलाइन मैंने रखी हुई थी तो मैं चाहे शेप को बड़ा कर रहा था या छोटा कर रहा था तो उसकी आउटलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो 3 पॉइंट की थी। लेकिन स्केल विद ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे ही मैं आउटलाइन को बड़ा या छोटा करूंगा तो उसकी आउटलाइन भी साथ ही बड़ी या छोटी होगी, खराब नहीं होगी। और बिहाइंड फिल का मतलब ये है कि आउटलाइन हमेशा शेप से पीछे रहेगी, यानी खराब नहीं आपको करेगी आपकी शेप को। ओके किया। अब आप देख रहे हैं कि मैं जितना मर्जी शेप को छोटा करता जा रहा हूँ फिर भी उसकी
उसकी आउटलाइन ख़राब नहीं हो रही, यानी पूरी शेप पे हावी नहीं हो रही। जैसे बड़ा मैं कर रहा हूँ तो आउटलाइन भी साथ बड़ी हो रही है। तो ये दो ऑप्शंस बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम यही चीज़ अपने टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ज़ेमिनेशन, उसके बाद इसकी आउटलाइन चेंज करने के लिए आउटलाइन पेन पे गया। आउटलाइन पेन पे जाते ही मैं आउटलाइन पेन के डायलॉग बॉक्स पे गया, आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं उसकी विड्थ आउटलाइन की 2 या 3 पॉइंट्स कर देता हूँ, 3 पॉइंट्स कर दी, और उसके बाद इन दोनों को टिक किए बगैर मैं ओके कर देता हूँ। इसको मैं फिलहाल रेड कर रहा हूँ, आउटलाइन को ओके किया। अब आप देख रहे हैं कि आउटलाइन इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि अंदर का कलर गायब हो गया, लेकिन जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो फिर आपको ब्लैक कलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा जो कि अंदर किया हुआ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप बिहाइंड फिल की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं ताकि आउटलाइन हमेशा आपकी शेप के अंदर वाले कलर से पीछे रहे। अब ये देखें, ये मैंने इतना छोटा कर दिया तो नज़र ही नहीं आ रहा, आउटलाइन ही इतनी बड़ी हो गई है। तो आपने दोबारा आउटलाइन के डायलॉग बॉक्स में जाना है। आउटलाइन के डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए F12 की शॉर्ट की मौजूद है, F12 दबाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिहाइंड फिल को जब मैं टिक करूंगा और स्केल विद ऑब्जेक्ट को टिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कि आउटलाइन पीछे ही रही है और जो आगे लिखा हुआ टेक्स्ट वो खराब नहीं हो रहा है। तो आपने हमेशा आउटलाइन का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों चीजों को चेक करना है, यानी कि टिक करना है। आउटलाइन का कलर आप किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपको दिया गया है। आउटलाइन का डायलॉग बॉक्स के लिए आपने सबसे पहले तो पिक टूल से अपनी शेप पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फ्लाई आउट होगा आउटलाइन का और यहाँ पे आउटलाइन कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिससे आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हैं। अगर वो कलर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे मिक्सचर्स पे चले जाएं। मिक्सचर पे मज़ीद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर आपको मिलेंगे। फिर आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा तो आप पैलेट्स के ऊपर चले जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड अपने कलर के मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कलर कर सकते हैं अपनी आउटलाइन को। आउटलाइन कलर के डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए शिफ्ट F12 की शॉर्ट की हमारे पास मौजूद है। शिफ्ट F12 जैसे ही हम दबाते हैं आउटलाइन कलर का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगर एक शेप आपको बहुत ज़्यादा दूर दिखाई दे रही है और आप चाहते हैं कि उसके करीब चले जाएं तो आप जूमिंग की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरह के जूम कोरल ड्रॉ में मौजूद होते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। आपके माउस में एक व्हील होता है जिसको स्क्रॉलिंग व्हील बोलते हैं, उसके थ्रू आप व्हील के थ्रू आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। ये आप व्हील को मूव करके ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आप हर चीज़ का फुल स्क्रीन में प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन मौजूद होता है। F9 इसकी शॉर्ट की है, इस पे आप एक बार क्लिक करें या F9 दबा दें तो आपको वो फुल स्क्रीन पे एक बार प्रीव्यू दिखाएगा। फिर आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो फिर फुल स्क्रीन गायब हो जाएगी, या F9 दोबारा दबा दें या कहीं भी क्लिक कर दें। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 37% लिखा हुआ ये जूम इन लेवल है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इसको 50% कर सकते हैं, आप इसको 100% कर सकते हैं, इसी तरह 1600 भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको मिटा के एक वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि 20 और एंटर किया तो 20% जूम हो गया। अगर मैं यहाँ से करूँगा 2 फीट का मतलब ये है कि जो शेप्स आपने ड्रॉ की होंगी जितनी भी पेज के ऊपर, उनके ऊपर डायरेक्ट जूम हो जाएगा। 2 फीट किया तो आप देख रहे हैं ये दो शेप ही पूरे पेज के ऊपर आ गई हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई हैं, बाकी का पेज आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह मेरे पास है 2 पेज, यानी कि अगर जूम मैं पूरे पेज को करना चाह रहा हूँ तो 2 पेज पे करें तो आपको इस वक्त पूरा पेज दिखाई देगा। फिर उसके बाद है 2 विड्थ का मतलब है कि पेज की चौड़ाई जितनी होगी उतना आपकी स्क्रीन पे पेज फैल जाएगा। क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि चौड़ाई पेज की पूरी फैल गई है स्क्रीन पे। इसी तरह 2 हाइट करेंगे तो पूरी हाइट आपकी स्क्रीन पे पेज की फिट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप जूम आउट करना चाह रहे हैं तो कोई शेप सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए और आप F3 दबा के कीबोर्ड की मदद से जूम आउट कर सकते हैं। F3 से जूम आउट होता है, यानी कि F3 जितनी बार आप दबाते रहेंगे जूम आउट होता रहेगा। और अगर आप जूम इन करना चाह रहे हैं तो आप F2 दबाएं। F2 आप दबाएंगे तो आप देख रहे हैं माउस का आइकन इस तरह प्लस बन गया, फिर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप F2 दबाएंगे, फिर ये टूल आ जाएगा, फिर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। फिर F2 दबाया, फिर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। आप स्क्रॉल व्हील की मदद से भी आसानी से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो F2 से जस्ट एक बार टूल आता है और आप एक बार क्लिक करते हैं, फिर वो टूल खत्म हो जाता है। अगर आप जूम टू पेज करना चाह रहे हैं शॉर्ट की मदद से तो शिफ्ट F4 दबाएंगे तो पूरे पेज पे जूम हो जाएगा, यानी कि पूरा पेज स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। अब मैंने एक शेप को पिक टूल से सिलेक्ट कर लिया है, मैं चाहता हूं कि ये वाली शेप पूरी स्क्रीन पे दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, इस शेप को सिलेक्ट करके ऊपर जाऊंगा जूम इन लेवल पे और यहाँ पे है टू सिलेक्टेड पे क्लिक करूंगा तो जो शेप सिलेक्ट होगी वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगी। आप एक शेप को सिलेक्ट करके शिफ्ट F2 दबाते हैं, शिफ्ट F2 से जूम टू सिलेक्टेड हो जाता है, जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो जाता है शिफ्ट F2 से।
ज़रूरी नहीं है कि एक ही शेप सेलेक्ट हो, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट F2 दबाता हूँ तो ये दोनों शेप्स आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएंगी। और आप चाहते हैं कि जूम टू पेज हो जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की भी मौजूद है शिफ्ट F4 दबाया तो आप देख रहे हैं कि पूरा पेज स्क्रीन पे फिट हो गया है, तो जूम टू पेज होता है ये। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है टू फिट कर देंगे तो ये दोनों शेप्स स्क्रीन पे फिट हो जाएंगी। इसकी एक शॉर्ट की भी होती है F4 दबाया तो जितनी आपने शेप्स बनाई होंगी वो पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर या टूल बार के अंदर मेरे पास एक जूम का टूल मौजूद होता है, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इस पे आप क्लिक करें। इसकी शॉर्ट की होती है Z। आप Z एक बार दबाते हैं ये टूल खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ही मैंने इस जूम टूल को सिलेक्ट कर लिया, आप देख रहे हैं आपके माउस का आइकन जो है वो एक प्लस इस तरीके से बन गया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में 101% आ रहा है, यहाँ से आप जूमिंग की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी हमने स्टैंडर्ड टूल बार से की हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये जूम इन है, यानी कि इसको क्लिक करके आप पेज को जूम इन कर सकते हैं और ये माइनस वाले को जूम आउट कर सकते हैं। आप इसको प्लस करते रहें, आप नज़दीक आते रहेंगे, माइनस करते रहें, दूर जाते रहेंगे। इसी तरह अगर मैं पिक टूल की मदद से किसी शेप को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद Z प्रेस करता हूँ, जूम इन की टूल में जाता हूँ, यहाँ पे तीसरे नंबर पे मेरे पास मौजूद है जूम टू सिलेक्टेड, जो शिफ्ट F2 से हमने करके देखा था। जूम टू सिलेक्टेड पे करेंगे तो जो शेप सिलेक्ट होगी वो जूम हो जाएगी, यानी दूसरी शेप नज़र नहीं आएगी। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि F4 से भी आप इसको कर सकते हैं, जिसको जूम टू फिट का नाम हमने दिया था कि पूरा पेज हमें दिखाई दे, जहाँ जहाँ पे शेप्स बनी है उतना हिस्सा हमें दिखाई लाजमी दे। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो देखें दोनों शेप्स अब हमें दिखाई दे रही है, यानी कि जितना हिस्सा में आपने चीज़ें बनाई होंगी वो पूरी फिट हो जाएंगी। इसी तरह आगे आ रहा है जूम टू पेज, यानी कि पूरा पेज दिखाई दे तो इस पर क्लिक करें, शिफ्ट F4 इसकी शॉर्ट की है, क्लिक किया तो पूरा पेज अब आपको दिखाई दे रहा है। फिर है जूम टू विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो पेज पूरे विड्थ तक स्क्रीन पे फैल जाएगा। इसी तरह आगे है जूम टू हाइट, जूम टू पेज हाइट पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज की हाइट स्क्रीन पे आ जाएगी। तो आप इस तरीके से जूम इन लेवल को चेंज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। इसी तरह एक रिपीट की ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अहम समझी जाती है कोरल ड्रॉ में। जो भी आपने काम किया होता है वो उसको बार बार रिपीट करता रहता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे पिक टूल सेलेक्ट करूँगा या स्पेस बार दबा दूँगा, ऑटोमेटिकली पिक टूल आ जाएगा। उसके बाद इस शेप को उठा के मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और साथ में कर रहा हूँ राइट क्लिक, यानी कि लेफ़्ट क्लिक छोड़े बगैर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसकी एक कॉपी बन जाएगी। और फिर मैं कंट्रोल R दबाऊँगा रिपीट के लिए, तो ये वाला काम मेरा रिपीट होता रहेगा। यानी कि अभी मैंने कौन सा काम किया था कि शेप को यहाँ पे कॉपी किया था, तो कंट्रोल R दबाने से सेम उतनी डिस्टेंस पे एक कॉपी बन गई, फिर एक कॉपी बन गई, फिर यानी कंट्रोल R मैं दबाता रहूँगा, उसकी कॉपीज़ बनती रहेंगी। तो रिपीट आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इस शेप पे पिक टूल से एक बार क्लिक करता हूँ, फिर दूसरी बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रोटेशन के पॉइंट आ गए। तो यहाँ पे मैं सेंटर पॉइंट उठा के जो मेरा एंकर पॉइंट है यहाँ रखता हूँ, यानी कि इसके गिर्द घूमेगी आपकी शेप। और यहाँ से मैं इसको करता हूँ रोटेट। यहाँ पे मैंने इतना रोटेट करने के बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं, अपने लेफ़्ट क्लिक को राइट क्लिक दबा दिया, यानी कि इसकी कॉपी बन गई। और फिर कंट्रोल R दबाता रहूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसके सर्कुलर पाथ में इस तरह सर्कल बनते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। तो आप इसके थ्रू बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। अब मैं आपको एक फ्लावर बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, कंट्रोल दबा के सर्कल को बना रहा हूँ ताकि परफेक्ट सर्कल बने। परफेक्ट सर्कल का मतलब है उसकी विड्थ भी उतनी हो और उसकी हाइट भी उतनी हो। तो यहाँ पे देखें मैंने एक परफेक्ट सर्कल बनाया जिसकी विड्थ 1.25 है, हाइट भी 1.25 है। और इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है वो नो आउटलाइन कर देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ इस पर क्रॉस पे तो नो आउटलाइन हो गई। यहाँ पे मैंने एक नोट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और सर्कल लेता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। इस बार मैं कंट्रोल दबा के नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस तरह से पेटल्स बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने पेटल बनाई, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट मैंने किया और इसको मैंने रेड कलर कर दिया और इसकी भी आउटलाइन मैंने नो आउटलाइन कर दी। राइट क्लिक करना है इस क्रॉस के ऊपर, आउटलाइन गायब हो जाएगी। पेटल के ऊपर मैं दोबारा पिक टूल से क्लिक करूंगा तो ये रोटेशन पॉइंट आ गए और ये जो सेंटर पॉइंट है इसका मैं उठा के दूसरे वाले सर्कल के सेंटर में करूंगा। देखें आप कोरल ड्रॉ बता भी रहा है कि सेंटर है ये। क्लिक किया, अब ये देखें इसका मैंने सेंटर पॉइंट या एंकर पॉइंट इधर रख दिया और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके
लेफ्ट क्लिक को छोड़े बगैर राइट क्लिक करूंगा ताकि इसकी एक कॉपी बन जाए। कॉपी बन गई, फिर कंट्रोल आर दबाता रहूंगा तो ये एक रिपीट होती रहेगी और एक फ्लावर हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने एक फूल बना लिया रिपीट का इस्तेमाल करते हुए। दोबारा से इस चीज को देखते हैं और देखते हैं कि एक और प्रॉब्लम भी हमारे पास यहाँ पे आ सकती है और उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रोटेट किया और राइट क्लिक कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे एक पेटल आ गई। फिर कंट्रोल आर दबाता रहूंगा तो रोटेशन होती रहेगी। अब आप देख रहे हैं कि हर पेटल दूसरे पेटल के ऊपर आना शुरू हो गई है, यानी कि काम मेरा थोड़ा सफाई से नहीं हुआ है, परफेक्ट फ्लावर नहीं बना जैसे पहले मैंने बनाया था अंदाजे से। तो अंदाजे से काम जब भी आप करेंगे वो इस तरीके से खराब ही होगा। आप परफेक्ट फ्लावर भी बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो मैं वही सेंटर नोड ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे एक सर्कल लिया और कंट्रोल दबा के सर्कल दबाया, यानी कि परफेक्ट सर्कल बना दिया। उसको कलर कर दूंगा मैं यहाँ से पिक टूल लेके, ग्रीन कर दिया और फिर राइट क्लिक मैं करूंगा क्रॉस पे ताकि इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन हो जाए या आउटलाइन गायब हो जाए। उसके बाद मैं कोई पेटल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे सर्कल लिया और यहाँ से एक इतनी पेटल ड्रॉ कर ली, कंट्रोल दबाए बगैर आपने करनी है। पेटल ड्रॉ हो गई, उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करें और फिर इसको कलर कर दें, जैसे मैंने ऑरेंज कर दिया और फिर राइट क्लिक कर दें इस क्रॉस पे ताकि इसकी आउटलाइन गायब हो जाए। फिर उसके बाद पिक टूल की मदद से दूसरी बार इस पे क्लिक करें, रोटेशन पॉइंट आ गए, इसका सेंटर पॉइंट दूसरे सर्कल के सेंटर पॉइंट में रख दिया, सेंटर में रख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करके यानी कि पिक टूल से सिलेक्ट करके आपने जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आ रहा है रोटेशन, यानी कि Alt F8 से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो Alt F8 दबा दें या यहाँ पे आ जाएं ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये डॉकर ओपन हो गया, इनको बोला जाता है डॉकर। यहाँ पे आप रोटेशन का एक एंगल दे दें। मैं यहाँ पे एंगल दे रहा हूँ 5 डिग्रीज दे देता हूँ। यहाँ पे 5 डिग्रीज का एंगल दे दिया मैंने, एक्यूरेट एंगल दिया कि 5 डिग्रीज पे ये रोटेट हो जाए। और यहाँ से आप कितनी कॉपीज चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं 1 कॉपी चाह रहा हूँ, इसको 1 करना है और फिर अप्लाई करना है। तो 5 डिग्रीज के ऊपर एक मेरे पास पेटल आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि 5 डिग्रीज की जगह आप 10 करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ से मैं इसको 10 कर देता हूँ और फिर यहाँ से 1 करके कॉपी अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एक और पेटल आ गई है। उसके बाद अब मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ, कंट्रोल आर दबाता रहता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परफेक्ट फ्लावर बना है, यानी कि बार बार आप कंट्रोल आर भी दबाते रहेंगे तो कोई भी किसी के ऊपर चढ़ेगी नहीं पेटल। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और भी एक आसान तरीका मौजूद है। इस पेटल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं एंगल दे देता हूँ 15 डिग्रीज का और यहाँ पे 1 कॉपी की जगह मैं कहता हूँ मुझे 20 कॉपीज चाहिए और अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली देखें 20 कॉपीज इस तरीके से बन गई। फिर उसके बाद मजीद आप कहते हैं 5 और चाहिए, 5 पे क्लिक करें और अप्लाई कर दें। आप देखें 5 कॉपीज और हो गई हैं और ये परफेक्ट फ्लावर। ये परफेक्ट फ्लावर क्यों बना है यहाँ पे, क्योंकि हमने जो काम किया है वो एंगल दे के किया कि हमने कहा 15 डिग्री एंगल पे घूम जाए, एक एक्यूरेट वैल्यू दी है। पहले तो हम अंदाजे से इसको घुमा रहे थे ना, ऐसे करके क्लिक करते थे और अपनी मर्जी से इतना करके ऐसे कर देते थे। अब ये पता नहीं कौन सा एंगल है, वो देखें 319.309 ये वाला एंगल है। तो आपने एक्यूरेट एंगल दे के काम करेंगे तो परफेक्ट फ्लावर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी शेप्स बनाई हुई हैं कि हर एक शेप डिफरेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये सारी शेप को एक ग्रुप कर दूँ, यानी कि मैं अगर कोई भी चीज़ उठाऊं तो सारी चीज़ें एक साथ उठें। तो आप उनको ग्रुप कर सकते हैं। मैं सबको एक साथ ऐसे करके सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं दबा दूंगा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है, तो कंट्रोल जी दबाते हैं तो यहाँ पे ये शेप्स ग्रुप हो गई। अब मैं किसी एक को भी उठाऊंगा तो सारी शेप्स साथ उठेंगी। मैंने एक साथ ग्रुपिंग कर दी है। अगर मैं दोबारा अनग्रुप करना चाह रहा हूँ तो शेप्स को सबको सिलेक्ट करके, यानी कि एक पे भी आप क्लिक करेंगे सब सिलेक्ट हो गई और कंट्रोल यू दबा दें। कंट्रोल यू दबाया, अब एक एक शेप अलग हो गई है। तो कंट्रोल जी से ग्रुप और कंट्रोल यू से अनग्रुप। अगर आप वैसे ही ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं तो सबको करें सिलेक्ट, फिर जाएं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ है ग्रुप और ग्रुप में यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्ट्स जो कि बता रहा है कंट्रोल जी। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये हो गए ग्रुप। अब एक साथ सारी चीज़ें उठाई जा सकती हैं। और अगर आप अनग्रुप करना चाह रहे हैं ऐसे, इसको पिक टूल की मदद से एक बार सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट्स में जाएं, यहाँ पे है ग्रुप, ग्रुप में है अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, इस पे क्लिक किया तो सारे ऑब्जेक्ट्स अनग्रुप कर दिए गए हैं। देखें अब एक एक करके भी आप इनको उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अगर ग्रुपिंग की है, मैंने सबको सिलेक्ट किया और दबाया कंट्रोल जी। मैं चाहता हूँ ग्रुप भी ना ख़त्म हो और मैं एक चीज़ को कलर कर सकूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर अगर कर रहा हूँ रेड, तो सारे एक साथ रेड हो रहे हैं क्योंकि सारे ग्रुप हुए में। मैं चाह रहा हूँ कि एक पेटल को मैं अलहदा कलर कर सकूँ और ग्रुप भी ना मैं ख़त्म करूँ। तो मैं क्या करूँगा,
उस एक पेटल पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा। मैं कंट्रोल दबा के इस पेटल पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ ये सिलेक्ट हुई और उसके बाद इसको कर दूंगा येलो। फिर कंट्रोल दबा के इस पेटल पे क्लिक करूँगा, फिर इसको कर दूंगा ऑरेंज। यानी कि मैं ग्रुप ख़त्म नहीं किया है, सिर्फ एक टाइम के लिए सिर्फ ऐसा होगा। फिर आप इस शेप से बाहर चले जाएंगे, दोबारा इस शेप में वापस आएंगे तो ग्रुपिंग ख़त्म नहीं होगी। यानी कि ग्रुप के अंदर भी आप काम करना चाह रहे हैं एक एक चीज़ पे, एक एक ऑब्जेक्ट पे, तब आप कंट्रोल दबा के उस ग्रुप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उसको आसानी से सिंगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेंटर वाले नोट को कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ और फिर इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ और दोबारा मैं इस शेप से वापस जाऊँगा तो आप देखेंगे ग्रुपिंग ख़त्म नहीं हुई है। मैंने एक शेप ड्रॉ किया है, ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब मैं एक और शेप ड्रॉ करना चाह रहा हूँ इसके बिल्कुल सामने, यानी कि बिल्कुल सीध में। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, क्या ये इसके बिल्कुल सीध में है? अब मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि ये क्या बिल्कुल लाइन में है। तो अंदाज़ों से काम नहीं होते कोरल ड्रॉ में। जब भी आप प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग या एडिटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको एग्जैक्ट या सर्टन पॉइंट्स लेकर ही काम करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं गाइडलाइंस का इस्तेमाल करूँगा। गाइडलाइंस इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक रूलर दिखाई दे रहा है ऊपर और एक लेफ़्ट पे। अगर रूलर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप स्टैंडर्ड टूल बार पे यहाँ पे ऑप्शन देखें, ये शो रूलर्स का ऑप्शन है। अगर आप इसको बंद कर देंगे रूलर गायब हो जाएंगे, इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो रूलर आ जाएंगे। अब आपने रूलर से पकड़ के ऊपर से ऐसे एक लाइन निकालनी है और यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर रख देनी है। जैसे ही आप इस सर्कल के ऊपर रखेंगे तो देखें वो लिखा आ रहा है क्वाड्रेंट्स एज, वो बता रहा है कि ये इस वक्त बिल्कुल सर्कल के साथ लग गई है लाइन। अब आपने जब ये लाइन लगा ली है तो आप देख सकते हैं कि अगला रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है जो लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप इसको अब थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट के, ये बिल्कुल अब इसके सीध में आ गया है। तो गाइडलाइंस इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर सेंटर में किसी के गाइडलाइन लगानी है तो यहाँ से आप गाइडलाइन पकड़ें, इसको ड्रैग करें और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जब लेके आएंगे देखें वो आपको बताएगा कि ये सेंटर है। फिर आप ऊपर से एक और गाइडलाइन ले लें और यहाँ पे सेंटर में लगा दें। इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में आपने गाइडलाइंस लगा दी हैं 2, तो इसके थ्रू मुझे पता लगता रहेगा कि इस सर्कल की सीध क्या है। अब अगर इसके सेंटर में कोई मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ सर्कल के, मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ उधर क्लिक किया और लिखा जेमिनेशन और फिर उसके बाद पिक टूल पे क्लिक कर लिया। क्या ये जेमिनेशन इसको बिल्कुल सीध में है? नहीं। अब देखें मैं यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ। ये जो क्रॉस बीच में है ये सेंटर पॉइंट है। हर शेप का, हर टेक्स्ट का एक सेंटर पॉइंट होता है। अब मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो इसके बिल्कुल सीध में है, बिल्कुल इसके सेंटर में है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं जब भी लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं। आप जब एक गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे वो रेड हो जाएगी, फिर दोबारा पिक टूल से इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आप एक गाइडलाइन को रोटेट भी कर सकते हैं कि अगर आप तिरछी गाइडलाइन लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं गाइडलाइन को रिमूव करना चाह रहा हूँ इस पर क्लिक करें एक बार और फिर डिलीट का बटन दबा दें और इसी तरह यहाँ पे क्लिक करें और फिर डिलीट का बटन दबा दें तो गाइडलाइंस गायब हो जाएंगी। दोबारा मैं गाइडलाइन पे क्लिक करता हूँ और इस गाइडलाइन पे मैं पिक टूल की मदद से क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी टूल बार पे यहाँ पे लॉक का बटन मौजूद है, लॉक पे क्लिक करेंगे। अब ये गाइडलाइन यहाँ से हिलेगी नहीं, आप इसको नहीं हिला सकते क्योंकि लॉक हो गई। दोबारा लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब मैं इसको हिला भी सकता हूँ। रिमूव करना चाह रहे हैं तो डिलीट का बटन दबा दें, गाइडलाइन गायब हो जाएगी। जितनी मर्जी गाइडलाइन आप लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको गाइडलाइंस नहीं दिखाई दे रही तो यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर शो गाइडलाइन, इस पर आप दोबारा क्लिक कर दें, गाइडलाइन गायब हो जाएंगी। दोबारा लेके आना चाह रहे हैं क्लिक कर दें, दोबारा वापस आ जाएंगी। तो यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी होती हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस पे यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है स्टैंडर्ड टूल बार पे, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको इस तरीके से ग्रिड दिखाई दी है जो कि आपको सीध मालूम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और फिर दोबारा इस पर क्लिक कर दूंगा ग्रिड लाइंस पे तो ये गायब हो जाएंगी। उसके बाद एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन मौजूद होता है, उसको बोलते हैं स्नैपिंग। स्नैपिंग का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट किसी भी पेज के साथ या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जाके चिपक जाता है, आपको पता लग जाता है ये इसका सेंटर है, ये इसकी एज है, ये इसकी नोड है। तो यहाँ पे स्नैपिंग के अंदर स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू पेज, मैंने तीनों चीज़ें टिक की हैं। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये चिपक गई है इस गाइडलाइन के साथ, यानी मुझे पता लग गया ये गाइडलाइन के साथ जुड़ गया है, स्नैपिंग हो गई है। देखें उसके बिल्कुल साथ साथ चिपका हुआ। और अगर मैं पेज के साथ लेके जाता हूँ तो देखें
पेज के साथ ये इस वक्त चिपक गया, या इसका सेंटर पॉइंट पेज के साथ लग रहा है। देखें वो बता भी रहा है कि एज जाइए। अगर मैं इस रेक्टेंगल को उठा के इस ऑब्जेक्ट पे लेके जाता हूँ, देखें वो बता रहा है कि इस वक्त मैं एज पे हूँ, इस वक्त मैं क्वाड्रेंट पे हूँ इसके, तो ये स्नैपिंग हो रही है। तो गाइडलाइन से स्नैपिंग आप करेंगे, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा कि आप बिल्कुल सीध मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ चिपक जाएगी किसी भी गाइडलाइन के ऊपर। ये देखें। अंडू और रीडू के बारे में बात करते हैं। अंडू का ये मतलब होता है अगर हमने कोई शेप बनाई और गलती से हमने डिलीट कर दी, आप दोबारा से वापस उसको लेके आना चाह रहे हैं तो आप अंडू कर दें। अंडू का मतलब होता है कि जो काम आपने किया हो आप उसको ख़त्म कर दें, वो काम वापस आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ, शेप लेता हूँ, शेप बनाई मैंने। स्टेप नंबर 1 ये था, मैंने शेप बनाई। उसके बाद इसके अंदर मैंने कलर किया। स्टेप नंबर 2 में मैंने कलर किया। स्टेप नंबर 3 में मैंने एक और शेप बनाई। स्टेप नंबर 4 में मैंने इसके अंदर कलर किया। स्टेप नंबर 5 में मैंने इसकी आउटलाइन का कलर चेंज किया। स्टेप नंबर 6 में मैंने इस शेप की आउटलाइन का कलर चेंज किया। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री बन गई है। हिस्ट्री बन जाती है कि मैंने ये काम किया, दूसरे नंबर पे ये काम किया, तीसरे नंबर पे ये काम किया, पूरी एक लिस्ट बन गई। अब मैं दोबारा हिस्ट्री में पीछे जाना चाह रहा हूँ तो मैं अनडू की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे इस बार पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है अनडू और आगे वाला बटन होता है रीडू। फिलहाल रीडू जो है वो ग्रे आउट हुआ हुआ, ये नहीं ओपन हुआ हुआ। अब इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अनडू पे, तो ये पूरी लिस्ट बन गई जो जो काम आपने किए। यानी स्टेप नंबर 1 था, आपने ये बनाया, पेन आउटलाइन, ठीक है, फिल किया, क्रिएट किया, ठीक है, ये सारी हिस्ट्री आपकी इस तरीके से बन गई है। अब आप हिस्ट्री में दोबारा पीछे जाना चाह रहे हैं, आपने Ctrl+Z दबाना है। Ctrl+Z दबाया, एक स्टेप पीछे, फिर Ctrl+Z दबाया, एक स्टेप पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे। जैसे जैसे आपने चीज़ें बनाई होंगी वैसे वैसे आप हिस्ट्री में एक एक स्टेप पीछे जाते रहेंगे। अब आप हिस्ट्री में आगे दोबारा आना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं आगे की तरफ, तो आप रीडू की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+Shift+Z से रीडू होता है। Ctrl+Shift+Z दबाया, ये वापस आ गया, फिर ये कलर वापस आ गया, फिर ये शेप वापस आ गई। Ctrl+Shift+Z दोबारा से दबाया, फिर ये वापस आ गई और फिर इसकी आउटलाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अनडू का मतलब होता है हिस्ट्री में पीछे जाना और रीडू का मतलब होता है हिस्ट्री में आगे आना। Ctrl+Z और Ctrl+Shift+Z। अब देखें दोनों के साथ यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही है कि आप किधर जाना चाह रहे हैं। आप यहाँ से क्लिक करके भी उस जगह पे जा सकते हैं हिस्ट्री में अगर आप जाना चाह रहे हो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इतना पीछे चले हैं हिस्ट्री में, अगर बात करें आप पैदा हुए, फिर उसके बाद आपने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, ये आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, बैचलर्स किया, आप चाहते हैं आप मैट्रिक में जाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, मैट्रिक वाली लाइफ में, तो आपने उस पर डबल क्लिक किया, आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे उड़ के। ठीक है, तो अनडू और रीडू की कमांड ऐसे इस्तेमाल की जाती है।